आप जब आंसर राइटिंग करेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस को सेम टाइम देने की कोशिश कीजिएगा। बच्चे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन बहुत बड़ा लिख देते हैं तो आखिरी क्वेश्चन बिल्कुल छूट जाता है। स्ट्रिक्ट अबाउट टाइम, आप टाइम डिवाइड करिएगा और उसके बाद अपने टाइम को डिवाइड करके अपना आंसर लिखिएगा कि हमें इतना टाइम देना है एक क्वेश्चन के लिए, ताकि आपके अदर आंसर्स जो है इफेक्ट ना हो बहुत ज्यादा। 2-4 मिनट 5 मिनट आपका टाइम खत्म होने वाला हो रहा है अगर उस क्वेश्चन के लिए, तो आप उसके कंक्लूजन की तरफ चलने की कोशिश कीजिए। एक आंसर बहुत बड़ा लिखने से नंबर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ते, बट आखिरी क्वेश्चन तक अगर आप एक अच्छा आंसर लिखते हैं तो आपके नंबर्स पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि सारे क्वेश्चंस अच्छे से लिखें, सही राइटिंग हो और टाइम डिवाइड करके लिखें। एक बहुत बड़ा लिख दें और एक बहुत छोटा लिख दें, दैट इज नॉट गुड फॉर यू। तो चीजों को हाँ, डिवाइड करके टाइम मैनेजमेंट के साथ अच्छा आंसर लिखिए, सजा के लिखिए, साफ राइटिंग में लिखिए, तो आपके आंसर अच्छे आएंगे और आपको स्कोरिंग होंगे। पॉइंट्स बना करके, कुछ टेबल बना करके, स्टार्स बना करके, मतलब कि एक एरोज बना करके बना दीजिए एक पेपर पे कि ये इसके पॉइंट्स हैं, तो वो आपको नंबर फेच करते हैं, आपको नंबर अच्छे देता है। दैट्स गुड। ऑल आज के क्लास के लिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। आपका Thank you पेपर so बहुत much, अच्छा ma'am. हो। यू आर वेलकम। Thank you. मैम मैम छोटा सा एक पॉइंट और था, जो प्रोजेक्ट हाँ, फाइल करने दिए ना आशीष सर ने, तो उसमें आज मैं आपको हिंदू लॉ का एक ब्रीफ लेक्चर दूंगी, जिसमें हिंदू लॉ के मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आई एम ट्राइंग टू कवर, जिससे कि आपको इस एक लेक्चर से आपके पेपर में थोड़ा आराम मिल जाएगा। कोई लेक्चर, कोई टॉपिक बहुत डिटेल में नहीं होगा, बट इतना होगा कि आपको समझ में आ जाए और आप पेपर के टाइम पे उसको लिख सकें। ठीक है? तो अ, जब हम हिंदू लॉ पढ़ते हैं, हालांकि मैं आपको क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, इवन देन आई एम रिपीटिंग ऑल द टॉपिक्स, तो सबसे पहला सवाल आता है कि हु इज हिंदू। मोस्ट ऑफ यू नो कि हु इज हिंदू, बट फिर भी हिंदू कौन है? हिंदू हर वो व्यक्ति है जो एक भौगोलिक सीमा क्षेत्र में रहता है, क्योंकि हिंदू किसी एक धर्म को मानने वाले को नहीं कहा जाता है। हिंदू मतलब जो भी व्यक्ति सिंधव घाटी में रहते थे, उनको बाहर से आने वालों ने, वो इसको सिंधु सिंधु कहते थे, क्योंकि वो सा को हा बोलते थे, इसलिए सिंधु से वो हिंदू हो गया। तो हिंदूवासी सब हिंदू हो गए, और इसीलिए एक भौगोलिक सीमा क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग हिंदू कहलाते हैं। इसी को यक पुरुष दासी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था। जब ये सवाल आया कि हिंदू कौन है, तो उन्होंने कहा कि हिंदू एक स्पेसिफिक धर्म को मानने वाले लोगों को नहीं कह सकते कि आप ऐसे पूजा करते हैं तब आप हिंदू हैं। हिंदू एक स्पेसिफिक एरिया में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। इसीलिए जो हिंदू की परिभाषा धारा 2 में दी गई है, सभी जितने भी आपका हिंदू विवाह अधिनियम है उसकी धारा 2 में बताया गया है, एक्चुअली दे डोंट डिफाइन कि हिंदू कौन है, दे डिफाइन कि हिंदू लॉ किन पर अप्लाई होता है, ये एक्ट किन पर अप्लाई होगा। व्हेन इट डिफाइंस कि एक्ट किस पे अप्लाई होगा, तो इनडायरेक्टली इट डिफाइंस कि हिंदू कौन है। तो ये डायरेक्टली नहीं डिफाइन कर रहा कि हिंदू कौन है, बट इनडायरेक्टली ये जरूर डिफाइन कर रहा है कि हिंदू कौन है। तो उसमें दो तरह से परिभाषा दी गई है। एक पॉजिटिव दी गई है कि भारत क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं, चाहे वो वीर शैव हो, चाहे लिंगायत हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, किसी भी धर्म को मानते हैं, आप हिंदू हैं। देन इसकी एक नेगेटिव परिभाषा दी गई है कि अगर आप ये नहीं है तो आप हिंदू हैं। जैसे आप ईसाई नहीं हैं, आप मुस्लिम नहीं हैं, आप इस पारसी नहीं हैं, आप ज्यूज नहीं हैं, यानी आप इन चार में से कोई भी नहीं है, देन यू आर अ हिंदू। अगर आप भारत के राज्य क्षेत्र में रहते हैं और आप ये नहीं साबित कर पाते हैं कि आप इन चार में से कुछ हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि आप इन एक्ट्स के लिए हिंदू हैं और आपके ऊपर ये एक्ट्स अप्लाई कर दिए जाए। तो इसीलिए इन एक्ट्स का एप्लीकेशन होल ऑफ द इंडिया है, सारे भारतवर्ष पर है, और सभी लोगों पर है जो कि ये चार धर्म में से किसी एक धर्म में नहीं आता है। कौन कौन से धर्म है? मेरे साथ बोल लीजिएगा अपने मुंह में, माइक नहीं ऑन करना है, बताइए। अच्छा, मेरे को ही बोलना है। ईसाई, पारसी, यहूदी और जैन, वो सॉरी, ज्यूज। ये चार में से अगर आप कुछ नहीं है तो आप हिंदू हैं। अगर आप ये चार हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, ज्यूज हैं, तो आप हिंदू नहीं हैं, अदरवाइज यू आर अ हिंदू, क्योंकि एक भौगोलिक सीमा क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं।
ठीक है। इसमें यज्ञपुरुष दास जी, मूलदास जी का केस कर लीजिएगा, अब्राहम वर्सेस अब्राहम कर लीजिएगा, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि आप हिंदू धर्म से परिवर्तन करके दूसरा धर्म भी स्वीकार कर सकते हैं, और आप दूसरे धर्म से प्रतिसम परिवर्तन यानी रिकन्वर्जन करके वापस हिंदू भी बन सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम कि आप हिंदू से मुस्लिम बने और फिर वास्लम मुस्लिम से हिंदू बन जाए। इट इज अलाउड नाउ। तो रिकन्वर्जन इज ऑल्सो अलाउड। एक क्वेश्चन ये आता है कि हिंदू धर्म से कन्वर्जन मतलब हिंदू धर्म से मुस्लिम बन रहे हैं या मुस्लिम से हिंदू बन रहे हैं। इफ देयर इज अ कन्वर्जन अंडर सम अदर रिलीजन, then that conversion must not be malified with bad intention. अगर वो bad intention या malified intention से है, then that conversion will be not allowed और वो conversion void हो जाएगा। सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, मैंने आपको नोट्स दिया उसमें है। उसमें आपको क्या मिलेगा कि एक व्यक्ति ने हिंदू से मुस्लिम सिर्फ दूसरी शादी करने के लिए बना, तो कोर्ट ने कह दिया दैट कन्वर्जन इज नॉट अलाउड, तो कन्वर्जन नहीं माना जाएगा, वो वॉइड रहेगा। उसकी दूसरी शादी जो उसने निकाह किया था मुस्लिम बनके, दैट इज वाइट। उसको सजा भी होगी आईपीसी के अंदर, क्योंकि उसने दूसरी शादी कॉन्ट्रैक्ट की है फर्स्ट शादी रहते हुए, एंड फर्स्ट शादी उसकी बनी रहेगी। तो इसीलिए जो आपका कन्वर्जन हो रहा है दैट मस्ट नॉट बी मैलाफाइड, बदनियति से नहीं होना चाहिए। इसमें एक सवाल और आता है कि हिंदू पैदा होता है बनाया नहीं जाता। ये सवाल मैंने शायद आपको दिया भी। हिंदू पैदा होता है बनाया नहीं जाता, ये कहावत पुराने जमाने में सही थी, क्योंकि हिंदू एक भौगोलिक क्षेत्र में जो भी पैदा हुआ वो हिंदू है। कन्वर्जन हिंदू लॉ में नहीं था कि आप किसी और धर्म से कन्वर्जन करें, ना करवाया जाता था ना आप कर सकते थे। जैसे मुस्लिम, ईसाई, इन सब में कन्वर्जन है, ज्यूज में कन्वर्जन नहीं है, पारसीज में कन्वर्जन नहीं है। दे कैन नॉट कन्वर्ट। उनके धर्म में आप कन्वर्ट करके आप पारसी या ज्यूज नहीं बन सकते। दैट्स व्हाई देयर पॉपुलेशन इज वेरी लो, बिकॉज देयर इज नो कन्वर्जन। हिंदू लॉ में भी पहले कन्वर्जन नहीं था। तो आपका सवाल में जो जवाब आएगा वो ये आएगा कि हाँ, हिंदू लॉ में पहले कन्वर्जन नहीं था, पुराने जमाने के लिए ये कहावत सही थी। बट आज की डेट में प्रेजेंट सिनेरियो में आ गया है कि आप हिंदू धर्म में कन्वर्ट होके हिंदू बन सकते। तो किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति कन्वर्जन के द्वारा भी हिंदू बन सकता है। और वो व्यक्ति जो है एक सेकेंड, मेरी आवाज बाकी सब बच्चों के पास आ रही है ना? यस मैम। हाँ, तो बेटा आप अपना देख लीजिए माइक। यस मैम। मैम बीच बीच में मैम नेटवर्क इशू हो रहा है आपका। बट मैम तो इसलिए आज की डेट में जब आप लिखेंगे तो आप यही बताएंगे कि हिंदू पैदा भी होता है और बनाया भी जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, प्रेजेंट सिनेरियो में दोनों चीजें होती हैं, और इसलिए ये कहावत आज की डेट में सही नहीं बैठती। प्राचीन काल में ये कहावत सही। ये आपका हिंदू कौन है पे पहला सवाल आपका हो जाएगा। इस पे सवाल 90% केसेस में आता ही आता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा कि हिंदू कौन है, हो गया। जब हम हिंदू से रिलेटेड कोई भी सवाल लेके जाएंगे, कोई भी केस लेके जाएंगे, हम पढ़ किस ले रहे हैं? क्योंकि हमें केस कोर्ट में लड़ना है और हमें जीतना है। हम जीतेंगे कैसे? जब कोर्ट हमारी बातों को मानेगा। हम एक और हाँ, मेरा ही नेट खेल कर रहा है। तो हम इनको हमारे लिए इसलिए जरूरत है क्योंकि हम केस लेके जा रहे हैं और हमें जीतना है उस केस को। तो इसलिए वहां पर हम ऑथेंटिक चीजें देंगे, तभी कोर्ट हमारी बात को मानेगा। तो सबसे पहले तो यही है कि अगर हम हिंदू लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं तो हिंदू कौन है हमें ये पता होना चाहिए। अब हमें ये पता चल गया हिंदू कौन है, तो हिंदू लॉ के सोर्सेस क्या क्या हैं। हिंदू लॉ के सोर्सेस आप लोग याद कर चुके हैं, मैं फिर से याद करा रही हूँ। दो तरह से सोर्सेज हैं, वर्तमान यानी आधुनिक सोर्सेज एंड प्राचीन यानी एंशियंट सोर्सेज। जो वर्तमान सोर्सेज हैं वही आपके प्रमुख सोर्सेज भी हैं, प्राइमरी सोर्स भी हैं जो वर्तमान है, और जो एंशियंट सोर्सेज हैं वो सेकेंडरी सोर्सेज में आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्स करके भी आ सकता है, और एंशियंट और आधुनिक यानी मॉडर्न करके भी आ सकता है क्वेश्चन। तो आप दोनों तरह से याद रखिएगा, मॉडर्न और प्राइमरी सोर्सेज कौन कौन से हैं, और एंशियंट और सेकेंडरी सोर्सेज कौन से हैं। एंशियंट में सबसे पहले श्रुति है। श्रुति यानी जो कुछ सुना गया, जो कुछ सुना गया, जो कुछ भी हमारे ऋषियों को देवताओं ने डायरेक्ट कहा, दैट इज डायरेक्टली रिटन इन वेद।
तो चारों वेद जो हैं, वेद, उनके वेदांग और उपनिषद, ये चारों चीजें श्रुति में आती हैं। आप इंग्लिश में भी श्रुति ही लिखेंगे श्रुति को। श्रुति मतलब श्रु, श्रु धातु से बना है। श्रु मतलब जो कुछ भी सुना गया, तो जो कुछ भी सुना गया वो श्रुति में है। तो जो कुछ सुना वो हमने एज इट इज लिख दिया, वो वेद, वेदांग और उपनिषद है। ये वेदों के नाम, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, आप याद कर लेंगे चारों वेदों के नाम। वेदांग याद कर लेंगे और उपनिषद याद कर लेंगे। कल्प, न्याकरण, निरुक्त, ये सारे के सारे आप याद कर लेंगे, नोट्स में है आपके पास। नेक्स्ट आता है कि श्रुति के बाद स्मृति। श्रुति एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, जो आपको स्मरण रह गया वो आपने स्मृतियों में लिख दिया। स्मृति में मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये सारी स्मृतियां बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मनुस्मृति को तो लॉ का एक बहुत बड़ा सोर्स भी माना जाता है, कई लोग उसका विरोध भी करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट इशू। तो वो सारी चीजें स्मृतियां हैं, क्योंकि स्मृतियों में बहुत ज्यादा मतभेद आ गया था, इसलिए भाष्य और निबंध यानी कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट टाइम, ठीक है ना, कमेंट्रीज, डाइजेस्ट एंड जिसको निबंध कहते हैं आप। निबंध में हम क्या करते थे, ऐसेज। जब आप ऐसे लिखते हैं तो क्या करते हैं कि इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने ये कहा, उन सब चीजों को आप एक साथ लिख करके फिर अपना निर्णय लिखते हैं, भैया ये मेरे हिसाब से तो ये सिनेरियो है। सेम टू सेम जो ऐसे कमेंट्रीज लिख रहे थे वो भी यही कर रहे थे। स्मृति है, वेद है, सारी चीजें हैं इसमें, किसी एक टॉपिक पे नहीं है। अब आप में कंफ्यूजन आएगा, तो आपने क्या करा, किसी एक टॉपिक पे एक व्यक्ति ने पूरी की पूरी कमेंट्री लिख दी, पूरी की पूरी डाइजेस्ट लिख ली, पूरा का पूरा ऐसे लिख दिया। तो मिताक्षरा और दायभाग कमेंट्रीज हैं, जिससे हिंदू लॉ का उत्तराधिकार शासित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मिताक्षरा और दायभाग का डिफरेंस आता है आपके में, ठीक है। तो मिताक्षरा और दायभाग कमेंट्रीज ही हैं जो लिखी गई हैं, और उनको ज्यादा वरीयता मिल जाती है कभी कभी स्मृतियों पे, क्योंकि उन कमेंट्रीज पे चीजों को आलोचनात्मक ढंग से देखा गया है और उसके बारे में लिखा गया है, सब चीजों को कंपेयर करके फिर एक जिस्ट निकाला गया है कि ये चीज होनी चाहिए, इसलिए वो एक अच्छा सोर्स माना जाता है वहां पे। तो सबसे पहला हो गया श्रुति, स्मृति, देन कमेंट्रीज, डाइजेस्ट एंड एसेज हो गया। फोर्थ सोर्स है कस्टम। कस्टम कभी कभी आपके में शॉर्ट नोट में अलग से भी आ सकता है, या जैसे पूछ लिया सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ के बताइए, और देन कस्टम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पूछ लिया। जिस भी तरह से सवाल आए, अगर किसी भी चीज को डिटेल में नहीं पूछा है तो सब चीजें थोड़ी थोड़ी लिखिएगा। अगर किसी एक पॉइंट को डिटेल में भेजा पूछा है तो सारी चीजें थोड़ी थोड़ी लिखने के बाद किसी एक पॉइंट को जिसमें ज्यादा पूछा गया है उसको आप केवल डिटेल करेंगे, क्योंकि जो नोट्स में है या किताब में है वो बहुत ज्यादा डिटेल है। अगर आप पूरा लिखेंगे तो आप आंसर पूरा नहीं कर पाएंगे, आपके बाकी आंसर्स कहीं ना कहीं इफेक्टिव हो जाएंगे उसकी वजह से। तो इसीलिए आप जो है इसी को ज्यादा बड़ा नहीं करना है, किसी को भी लिमिटेड लिखना है आपको। हाँ, अगर कोई एक स्पेसिफिक चीज पूछी गई है तो उसको थोड़ा ज्यादा डिटेल में लिखना। तो कस्टम्स को डिटेल में पूछा जा सकता है। कस्टम्स क्या है, जिनको हम बहुत लंबे समय से मानते आ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से मानते आ रहे हैं तो वो एक विधि का बल प्राप्त कर लेते हैं। विधि का मतलब जिसके पीछे कुछ सैंक्शन है कि अगर मैंने फॉलो नहीं करा तो मुझे कुछ दंड मिलेगा। मैं अपनी लाइफ में, समाज ने कुछ नियम बनाया, अगर उन्हें फॉलो नहीं करूंगी तो समाज मुझे दंड देगा। और क्योंकि ये बहुत समय से चला आ रहा है, यू डोंट नो कब से, तो दैट इज कस्टम। और कस्टम केवल वही है जो विधि का बल प्राप्त किए हैं, जिनके पीछे सैंक्शन है कुछ ना कुछ समाज का, उन कस्टम्स को ही विधि का बल प्राप्त होता है। तो उसको प्राचीन होना चाहिए, उसको ब्रेक नहीं किया जाना चाहिए, जो विधि है उसके अगेंस्ट में नहीं हो चाहिए कस्टम को, अनैतिक नहीं होना चाहिए, लोक नीति यानी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें कस्टम में होनी चाहिए। तभी वो कस्टम जो है यानी प्रथा मान्यता प्राप्त होगी, और तब उस कस्टम को अगर जहां जहां हमारे एक्ट ने अलाउ किया, मैं आपको बताऊंगी आगे कहाँ कहाँ अलाउ किया है, वहां पे आप उस कस्टम को यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके कस्टम्स वहां पे चलेंगे। तो चार हो गए सेकेंडरी सोर्सेस यानी एंशियंट सोर्सेस, चार सोर्सेज हो गए, श्रुति, स्मृति, कमेंट्रीज, डाइजेस्ट एंड एसेज, एंड फोर्थ इज कस्टम। ये चार आपके सोर्सेज हो गए, चाहे आप एंशियंट लिखिए चाहे सेकेंडरी लिखिए, प्राचीन या द्वितीयक। अब इसके बाद आता है मॉडर्न और प्राथमिक सोर्सेज। ये बेरेट आप लोग के पास होगा, सबके पास। दिस इज मॉडर्न सोर्स, ये एक लेजिस्लेचर ने लेजिस्लेट किया है। तो जो लेजिस्लेचर ने लेजिस्लेट किया है दैट इज लेजिस्लेशन
तो फर्स्ट सोर्स जो है मॉडर्न वो है लेजिस्लेशन। ठीक है, पहला विधायन। मॉडर्न या प्राइमरी सोर्स में सबसे पहला है विधायन। ये जो विधायन हमारी लेजिस्लेचर, हमारी विधायिका ने किया है। इसमें 4 एक्ट हैं, इसके अलावा और भी माइनर्स एक्ट हैं, वो सब भी इसमें आ जाएंगे। आप इन 4 एक्ट के नाम डाल के लिख दीजिएगा कि ये जो विधायिका द्वारा बनाए गए हैं, इन एक्ट्स को मॉडर्न सोर्सेज माना जाता है, क्योंकि आज की डेट में ये प्राथमिक है। सबसे पहले ये देखा जाएगा, अगर इसमें कुछ नहीं मिल रहा है देन कस्टम, श्रुति, स्मृति वगैरह देखा जाएगा, उससे पहले नहीं देखा जाएगा। देन आता है आपका कि श्रुति स्मृति वगैरह हो गया, लेजिस्लेशन हो गया। लेजिस्लेशन के बाद आता है हमारी जुडिशरी जो है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के डिसीजन आप लोग पढ़ते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया, आज सुप्रीम कोर्ट ने, पेपर में निकलते रहते हैं। हालांकि पेपर में जो कुछ निकलता है वो उतना ऑथेंटिक नहीं होता। आपको हमेशा एसएससी या एआईआर पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें एक्चुअल लिखा होता है कि क्या डिसीजन है। कभी कभी पेपर वाले कुछ लिखते हैं, समझ में कुछ आता है एंड कुछ का कुछ हो जाता है वहां पे। तो इसलिए पेपर में हमेशा बहुत, क्योंकि उनकी मजबूरी होती है कि उन्हें उसको एग्जेगरेट करना होता है थोड़ा सा, तो कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है। तो आपको एससीसी पढ़ना है, बिकॉज यू आर अ लॉयर। दैट इज फॉर दोज पर्सन जो एससीसी वगैरह नहीं पढ़ सकते आप, बिकॉज यू आर अ लॉयर, तो आपको एससीसी पढ़नी है, एआईआर पढ़नी है। तो जो जुडिशियल डिसीजन होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डिसीजन देता है, दे आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, उनके डिसीजन लोअर कोर्ट पे बाध्यकारी होते हैं। तो जो उनका डिसीजन है दैट इज ऑल्सो अ लॉ। अगर वो एक कोई नया डिसीजन देते हैं जो अभी तक नहीं हुआ है, या जो कहीं पे इस किसी लॉ को वो ओवर रूल कर रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर रहे हैं, दैट इज लॉ। तो जैसे कि इसमें आप एक केस देंगे, सरला मुदगल का केस आएगा, इसमें गीता हरिहरन का केस आएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है गार्जियनशिप पे, पीसीएसजे तक के लिए इंपॉर्टेंट रहता है गीता हरिहरन का केस। गीता हरिहरन वर्सेस एसबीआई का केस है इसमें, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि पिता के जीवित रहते हुए माता भी जो है बच्चे की गार्जियन हो सकती है। पिता का मरना या पिता का पागल होना या कुछ होना जरूरी नहीं है माता के गार्जियन बनने के लिए। तो दैट वाज द फर्स्ट केस, तो इसलिए वो लीडिंग केस था जिसके द्वारा माता को गार्जियनशिप का राइट दिया गया। तो गीता हरिहरन, सरला मुदगल, ये आप केसेस देते हुए बता सकते हैं कि जो भी हमारी जुडिशरी जजमेंट देती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दैट जजमेंट्स आर बाइंडिंग, बाध्यकारी होते हैं लोअर कोर्ट्स में। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हाई कोर्ट पे भी बाध्यकारी होता है, हाई कोर्ट का जजमेंट उसी एरिया के लोअर कोर्ट पे बाध्यकारी होता है। देन जुडिशरी जो भी डिसीजन देती है, वो डिसीजन किस पे बेस्ड होते हैं? जो भी कोई नया डिसीजन आ रहा है, दैट डिसीजन इज बेस्ड ऑन जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, साम्य, न्याय और शुद्ध अंतःकरण। साम्य, न्याय और शुद्ध अंतःकरण, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, ये 3 चीजें मिल करके आपको एक निर्णय देने के लिए उत्प्रेरित कर सकती हैं। कहीं पे आपको कोई एक्ट, कोई चीज देख करके लग रहा है नहीं यहाँ तो अन्याय हो रहा है, कहीं पे भी आपका दिल सच बोल रहा होता है। हमारा दिमाग नहीं सच बोलता बहुत बार, दिमाग के पास सैकड़ों रीजंस होते हैं किसी भी चीज को करने के लिए, बट कहीं ना कहीं दिल से एक हल्की सी आवाज हो रही है, नहीं कुछ गलत हो रहा है, ये हम नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारे पास आवाज हो रही है, हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमें पढ़ना चाहिए। हम काम नहीं कर रहे हैं, अगर हमारा काम करना काम है, तो हमारे पास अंदर से आवाज आ रही थी, भले हम सैकड़ों रीजन दे ले, नहीं हमें पढ़ाना नहीं है, हम थक रहे हैं, हमारे पास ये काम है, हमें नींद आ रही है, बट वी नो कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, हमें पता होता है, बट हम दे रहे होते। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो एक जज भी जब बैठा है तो वो नया निर्णय किस आधार पे देगा? जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसेंस, साम्य, न्याय और शुद्ध अंतःकरण के आधार पे ही देगा। साम्य यही है कि किसी के साथ कुछ गलत ना, न्याय करना है हमें, हम न्याय करने के लिए बैठे हैं, अन्याय करने के लिए नहीं बैठे। इसी आधार पर कोर्ट अपना निर्णय देता है। तो जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस इज द अदर सोर्स। तो क्या क्या हो गया? एंशियंट सोर्सेज, श्रुति, स्मृति, फिर एसेज, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट, भाष्य, निबंध। फोर्थ इज कस्टम। फिर उसके बाद आधुनिक यानी मॉडर्न सोर्सेज या प्राइमरी सोर्सेज, दैट इज लेजिस्लेशन यानी विधायन। नेक्स्ट इज जुडिशरी द्वारा जजमेंट्स जो दिए जाते हैं, न्यायिक निर्णय। नेक्स्ट जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, जैसे साम्य, न्याय और स्वतंत्रता। ये सारी चीजें आपके सोर्सेज में हो जाए। 2 क्वेश्चन हो गए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि आता ही आता है उस पर किसी ना किसी तरह से क्वेश्चन, विवाह की आवश्यक शर्तें। हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तें धारा 5 में बताई गई हैं।
धारा 5 में 5 शर्तें बताई गई हैं, तो इससे आपको याद रख सकता है 5 शर्तें 5 में सत्य। धारा 5 5 शर्तें, तो धारा 5 में हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तें बताई गई हैं। ये जो आपने हाथ रेस कर रखा है ना, 1 2 3 4 5, तो 5वां सेक्शन आपको बताता है 5वीं धारा में आवश्यक शर्तें हैं। अब वो आवश्यक शर्तें क्या क्या है, 5 से ज्यादा है हालांकि शर्तें, लेकिन धारा 5 5 शर्तें बता रही है। तो उसकी जो पहली लाइन है शुरू की, सबसे पहली शर्त उसमें आती है कि दोनों पक्षकारों को हिंदू होना चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा है दो हिंदुओं के बीच विवाह। तो इसका मतलब जब तक कि दोनों पक्षकार हिंदू नहीं होंगे तब तक उनके बीच विवाह अनुष्ठापित नहीं किया जा सकता। इसलिए दोनों पक्षकारों का हिंदू होना जरूरी है विवाह के समय। मैं जितनी भी शर्तें बताऊंगी दैट वाज फॉर विवाह के समय। विवाह के बाद या विवाह से पहले की कोई बात नहीं हो रही है। जो भी बात होगी वो एट द टाइम ऑफ मैरिज, विवाह के समय आप क्या है, ये चीज मायने रखती है। तो विवाह के समय आपको हिंदू होना जरूरी है। विवाह से पहले आप मुस्लिम थे, विवाह के बाद आप मुस्लिम बन जाएं, क्रिश्चियन बन जाएं, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट एट द टाइम ऑफ मैरिज दोनों पक्षकारों का हिंदू होना जरूरी है। अगर नहीं है तो विवाह शून्य है। इसमें जो केस है गुल्लापल्ली स्वरियाराज वर्सेस बंदारू पवानी का केस है, जिसमें एक क्रिश्चियन और एक हिंदू ने हिंदू रीति रिवाज से शादी करी थी, एंड देन उन्होंने उसको रजिस्टर भी करवा दिया था। दैट मैरिज इज वॉइड और उसका कोई भी प्रभाव नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो दोनों विवाह के समय हिंदू नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट इज एकल विवाह, मोनोगैमी। आप सिर्फ एक शादी कर सकते हैं एट अ टाइम, एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आज की डेट में चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, मेल फीमेल कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा शादी एट अ टाइम नहीं कर सकता। डाइवोर्स दो, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी कितनी भी शादी कर लीजिए आप, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट एक से ज्यादा शादी आप एट अ टाइम नहीं कर सकते। डाइवोर्स दीजिए, मार डालिए, कुछ करिए, उसके बाद आप कितनी भी शादी करिए, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट उससे पहले आप दूसरी तीसरी चौथी शादी नहीं कर सकते। एट अ टाइम एक ही शादी करनी है। अगर आप एक से ज्यादा शादी करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दैट मैरिज इज वॉइड, यानी शून्य होगी, उसका कोई प्रभाव नहीं माना जाएगा। बट बच्चे धारा 16 में वैध होंगे उस विवाह के, बट विवाह शून्य होगा, पति पत्नी का दर्जा नहीं प्राप्त करेंगे। वो पुरुष और महिला, फेल और फीमेल विल नॉट गेट द स्टेटस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। वो हस्बैंड वाइफ का नहीं प्राप्त करेंगे, उन्हें कोई उत्तराधिकार नहीं मिलेगा, उन्हें कोई संपत्ति नहीं मिलेगी। दैट मैरिज इज एब्सोल्युटली वॉइड, इसका कोई प्रभाव नहीं आएगा। ठीक है, बल्कि उसके लिए दंड भी मिलेगा धारा 17 में जाकर के आपको, आईपीसी की धारा 494 495 में आपको दंड भी मिलेगा सेकंड मैरिज के लिए। नेक्स्ट है कि आयु, आई थिंक आयु ही है ना नेक्स्ट, नहीं सॉरी, मेंटल कैपेसिटी। आपके पास मेंटल कैपेसिटी होनी चाहिए उसको लिए। तो मेंटल कैपेसिटी के लिए क्या है कि आप पागल ना हो। पागल नहीं कि मैं आपको पागल कह रही हूँ तो आप पागल हैं, पागल लीगल सेंस में होना चाहिए। उसमें सर्टिफिकेट होता है कोर्ट का, सीएमओ वगैरह का, कि हाँ ये व्यक्ति पागल है, तब माना जाएगा कि वो पागल है, पागल खाने से सर्टिफिकेट आएगा, एंड वो लीगल सेंस में पागल माना जाता है उसके लिए। तो पागल व्यक्ति अगर कोई है तो उससे उसकी शादी ना शून्य है, बट दैट इज शून्य करणीय, इनअवॉइडेबल होता है वहां पे। केवल आप किसी पागल के साथ अपनी जिंदगी बिता सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो पागलपन विवाह को शून्य नहीं बनाता, केवल शून्य करणीय बनाता है। तो आप शून्य करणीय करते हैं। अगर विवाह के समय कोई व्यक्ति पागल है, विवाह से पागल पागल था, विवाह के समय ठीक है, नो प्रॉब्लम, विवाह के समय ठीक है, और विवाह के बाद पागल हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, विवाह के कॉन्सिक्वेंस में पागल हो गया बाद में, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। आप उसमें डिवोर्स ले सकते हो जाके, बट दैट मैरिज इज नॉट अवॉइडेबल। विवाह के समय अगर कोई व्यक्ति सही है तो नहीं प्रॉब्लम होगी, विवाह के समय उसको पागल होना चाहिए, तब माना जाएगा केवल। तो पागलपन हो गया, दोनों पक्षकारों को हिंदू होना चाहिए, एकल विवाह मोनोगैमी। नेक्स्ट है पागल नहीं होना चाहिए। थर्ड है कि आपको जो है एज होनी चाहिए लड़की की 18 साल, लड़के की 21 साल। आप में से मोस्ट ऑफ द पर्पस यही कहेंगे कि अगर एज नहीं है तो मैरिज इज वॉइड। नो, अंडर हिंदू लॉ, अंडर मुस्लिम लॉ, अंडर क्रिश्चियन लॉ, किसी भी लॉ में दैट मैरिज इज एब्सोल्युटली वैलिड। अभी ये जूम मीटिंग जो है खत्म हो जाएगी, आप अगेन ज्वाइन कर लीजिएगा, ये दोबारा से शुरू हो जाएगी अगर ये बंद हो जाएगी तो। अच्छा, तो दैट मैरिज इज एब्सोल्युटली वैलिड मैरिज, माइनस मैरिज इज एब्सोल्युटली वैलिड।
तो आपको क्या करना है कि 18 और 21 साल से अगर कम एज है, लड़की की 18 साल और लड़के की 21 साल से कम अगर एज है, तो दैट मैरिज इज एब्सोल्युटली वैलिड अंडर हिंदू लॉ, बट दैट इज वायडेबल अंडर पीसीएमए, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है 2006 का। उसके कुछ धाराओं के अंतर्गत दैट मैरिज इज वॉइड एंड कुछ धाराओं में वॉइडेबल है, अदरवाइज वहां पे भी दैट इज वैलिड। केवल इसके लिए दंड है 18A में, सेक्शन 18 में इसके लिए दंड दिया गया है। वो आप याद कर लेंगे दंड कितना है, वो आपको वहां पे लिखना है, और लिखना है दैट मैरिज इज एब्सोल्युटली वैलिड। ठीक है, केवल दंड की व्यवस्था की गई है, और अगर रोक सकती है पुलिस आकर के उसको, और अगर जबरदस्ती की जा रही है, किसी को उठा करके आप ले जा रहे हो और उसकी शादी करवा रहे हो, दैट मैरिज इज वॉइड। अगर किसी माइनर की मैरिज जबरदस्ती कराई जा रही है तो, और किसी और की कराई जा रही है, तो दैट मैरिज इज वॉइडेबल, सेक्शन 12 में रहती है। अब इसके बाद आता है, तो 4 चीजें हो गई। दोनों पक्षकार को हिंदू होना चाहिए, एकल विवाह मोनोगैमी, पहले से पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए, देन पागल नहीं होना चाहिए, देन 18 और 21 साल की आयु प्राप्त कर ली हो, देन आता है प्रतिषेध नातेदारी, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एंड सेपरेट रिलेशनशिप। ये दोनों अलग अलग हैं, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एंड सेपेंडर रिलेशनशिप, ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं, बट मैं दोनों साथ में पढ़ा दे रही हूँ क्योंकि ये दोनों एक ही से हैं करीब करीब। तो जो वो सवाल था कि एक देवर का अपनी भाभी से शादी, भाई की डेथ हो गई और उसने अपनी भाभी से शादी कर ली, तो ये जितनी भी चीजें हैं, दीज आर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। प्रोहिबिटेड भी आ रहे हैं, सपेंडर रिलेशनशिप भी आ रही है। तो सपेंडर या प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में इफ यू आर मैरिंग, देन दैट मैरिज इज वॉइड अंडर सेक्शन 11, एंड दैट मैरिज इज ऑल्सो पनिशेबल अंडर 18B। 18B में पनिशमेंट भी है, और वहां पर उसका वॉइड भी है सेक्शन 11 में। लेकिन इफ देयर इज अ कस्टम, अगर वहां पे कोई प्रथा है आपके यहाँ जो ऐसी मैरिज को वैलिड घोषित करती है, और आपके यहाँ ऐसी मैरिज होती आ रही है, आपके यहाँ उस प्रथा को समाप्त नहीं किया गया है, तब ऐसा विवाह वैलिड हो जाएगा, बट यू हैव टू प्रूव दैट कस्टम, कि हमारे यहाँ ये कस्टम है। ओनली इन दैट कस्टम के बेसिस पे आपका विवाह वैलिड होगा। तो क्योंकि ये धारा स्पेसिफिकली कस्टम को अलाउ कर रही है, तो इसीलिए यहाँ पे आपका अगर कस्टम है तो योर मैरिज इज वैलिड। अगर देयर इज नो कस्टम, देन दैट मैरिज इज वॉइड और पनिशेबल भी होगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या क्या हो गया, दोनों पक्षकारों को हिंदू होना चाहिए, एकल विवाह होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, 18-21 साल की आयु प्राप्त कर ली हो, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं आते हो, और सेपेंडर रिलेशनशिप में नहीं आते। 6 चीजें याद हो गई। अब 7वां पॉइंट धारा 7 में दिया गया है, सप्तपदी पता है, 7 फेरे, सप्तपदी। सप्तपदी यानी 7 फेरे, जो आप अग्नि के समक्ष हिंदू लॉ में 7 फेरे लिए जाते हैं जिससे शादी की जाती है, जब तब सबके यहाँ कंपलसरी नहीं है, जिनके यहाँ है उनके यहाँ सप्तपदी कंपलसरी है। सप्तपदी जो है वो आपका, बीच बीच में सवाल अभी मत पूछो, वो आपका क्या होता है, सप्तपदी क्या है। सप्तपदी यानी अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेना, पवित्र अग्नि के समक्ष आप जब 7 फेरे लेते हैं विवाह के लिए, दैट इज सप्तपदी। 7 समुंदर पार जाना और 7 शादियां करना, या ये सब सप्तपदी नहीं होता है। तो सप्तपदी यानी अग्नि के समक्ष 7 फेरे, तो वो जो 7 फेरे लिए जाते हैं दैट इज सप्तपदी। धारा 7 में ही इसीलिए संस्कार की बात की गई है, धारा याद रह जाएगी आपको। धारा 7 संस्कार बताती है, धारा 7 में संस्कार है, तो संस्कार में आपके यहाँ जो भी संस्कार है दैट इज वैलिड, बट इफ देयर इज सप्तपदी यानी 7 फेरे हैं आपके यहाँ, तो जब तक 7वां फेरा पूरा नहीं होगा तब तक शादी पूरी नहीं। तो 7 फेरे लेना कंपलसरी होगा आपके लिए, तो इसलिए सप्तपदी आ जाएगी आपकी। नेक्स्ट, कभी कभी संस्कारों पे शॉर्ट नोट भी पूछ लेते हैं, या सप्तपदी एक बार कंपलसरी क्वेश्चन में भी आ गया था, तो इसलिए आपको पता हो जानी चाहिए सप्तपदी क्या है, तो वो आप लिख दीजिएगा वहां पे। और अगर सप्तपदी नहीं है तो कोई भी संस्कार पूरे करके जो भी आपके यहाँ माने हैं लड़के लड़की दोनों के यहाँ, दैट इज वैलिड। नेक्स्ट आता है
Section 8, registration of marriage. Registration of marriage is not compulsory. हालांकि सीमा अवस्थी का केस आया था, सीमा अवस्थी वर्सेस अश्विनी कुमार का केस आया था, देन एकदम से ये हो गया था कि रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज इज कंपलसरी, कोर्ट ने कंपलसरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा था दैट इट शुड बी कंपलसरी, बट आज तक कंपलसरी नहीं कर पाए हैं। कुछ स्टेट्स में कंपलसरी है, बट दैट इज नथिंग कि आपकी शादी वैलिड नहीं होगी। आपकी शादी तो वैलिड है ही है, और ना ही आपके ऊपर कोई ज्यादा फाइन पड़ रहा है। मैरिज का रजिस्ट्रेशन केवल विदेश जाने के लिए ही करवाया जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस, या कहीं ज्यादा ही कोई जागरूक है तो करा के रख लेता है, अदरवाइज कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता। अपनी आंखें अगर आप खुली रखेंगे तो आपके पेरेंट्स, आपके चाचा ताऊ ताई और आप आसपास कितनी भी मैरिजेस देख लीजिए, नो रजिस्ट्रेशन इज देयर। केवल आप उन्हीं का देखेंगे जो विदेश जा रहे हैं, जिन्हें विदेशों में जॉब के लिए जाना है, एज हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, देन दे गॉट द मैरिज सर्टिफिकेट, और उस टाइम बहुत पैसे खर्च करके लिया जाता है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज भी एक कंडीशन है, बट दैट इज नॉट कंपल्सरी। आप नहीं भी करवाएंगे, इवन दैन मैरिज इज एब्सोल्युटली वैलिड। हालांकि रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी किया जाना चाहिए मैरिज का, बिकॉज अगर मैरिज का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो जाएगा, देन दीज फ्रॉड्स जो इतने सारे हो रहे हैं, उन फ्रॉड्स पे काफी सारी लगाम लग जाएगी एंड वो काफी रुक जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए एंड इसको आधार से लिंक कर दिया जाए, देन दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज इन सेक्शन 8 यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो दीज आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर द मैरिज। दोनों पक्षकार हिंदू हो, एकल विवाह हो, पहले से पति पत्नी जीवित नहीं हो, पागल नहीं होना चाहिए, 18 और 21 साल की आयु प्राप्त कर ली हो, यानी एज उनकी होनी चाहिए, मेजर होना चाहिए उन्हें। नेक्स्ट आता है प्रोहिबिट रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए, सपेंडा रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए, एंड संस्कार पूरे करने चाहिए, सप्तपदी है तो 7 फेरे लेने चाहिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। ये सारी चीजें आप लिख के अपना आंसर पूरा कर देंगे। इसके बाद आता है वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस क्या होती हैं। वॉइड मैरिजेस आर द मैरिजेस जो सेक्शन 11 में बताई गई हैं, वॉइडेबल मैरिज सेक्शन 12 में बताई गई। वॉइड मैरिज जैसे मैंने आपको बताया कि अगर दो हिंदू नहीं है तो वॉइड हो जाएगी मैरिज। अगर एकल विवाह नहीं है, आपका पति या पत्नी पहले से जीवित है, तो दूसरा विवाह आपका वॉइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। देन प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप या सपेंडा रिलेशनशिप में आप शादी कर रहे हैं एंड देयर इज नो कस्टम, देन योर मैरिज इज वॉइड। 7 फेरे लेने थे, आपने 7 फेरे पूरे नहीं लिया, जो भी संस्कार पूरे करने थे आप पूरे नहीं करे, देन दैट मैरिज इज ऑल्सो वॉइड। तो ये सारी चीजें आपके मैरिजेस को वॉइड कर देंगी। जब विवाह शून्य होता है यानी वॉइड होता है, देन इट हैज नो इफेक्ट। पति पत्नी यानी वाइफ और हस्बैंड का स्टेटस यानी दर्जा प्राप्त नहीं करते हैं, उनका कोई उत्तराधिकार नहीं होता एक दूसरे की प्रॉपर्टी में या किसी और की प्रॉपर्टी में। उनकी संपत्ति उनके मरने पर उनके पति या पत्नी के पास नहीं जाएगी, उनके अन्य उत्तराधिकारियों के पास चली जाएगी, बच्चों के पास जाएगी। बच्चे वैलिड होते हैं, चाहे शून्य विवाह हो चाहे शून्य करने विवाह हो, धारा 16 में जाकर के सारे बच्चे वैलिड होते हैं। बच्चों को अवैध इलेजिटिमेट बताने से बचाने के लिए ही ये प्रोविजन लाया गया है, क्योंकि अवैध यानी इलेजिटिमेट बच्चे समाज पे बोझ होते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। तो इसीलिए लॉ का उद्देश्य है कि बच्चों को अवैध होने से बचाया जाए। एंड वैसे भी बच्चे अवैध नहीं होते, बच्चे इलेजिटिमेट नहीं होते, माता इलेजिटिमेट होनी चाहिए, माता पिता होते हैं इलेजिटिमेट। उन्होंने गलती करी है, बच्चों ने कुछ गलती नहीं करी है, बट हमारे यहाँ समाज ने बच्चों को अवैध बता दिया सारे 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 धर्मों में। माता पिता को अवैध होना चाहिए था, बच्चों को अवैध कर दिया। माता पिता की नौकरी जानी चाहिए, उनको दंड मिलना चाहिए, उनका आधार कार्ड ले लो, उनकी सारी सब्सिडी ले लो। बच्चे वैध होने चाहिए थे, बच्चों को अवैध कर दिया, माता पिता वैध रह गए जिन्होंने गलती करी थी। तो दैट इज रॉन्ग कंसेप्ट। बट क्योंकि बच्चे लॉ नहीं बना रहे थे, लॉ माता पिता बना रहे थे, इसलिए उन्होंने खुद को वैध रख लिया और बच्चों को अवैध कर दिया। दैट्स वाई बच्चे इलेजिटिमेट हैं और माता पिता वैध हैं। लेकिन शून्य और शून्य करने विवाह में क्योंकि पक्षकारों ने विवाह करा है, अगर आपने विवाह नहीं करा तो बच्चे अवैध ही होंगे। बट क्योंकि आपने विवाह के कुछ संस्कार करे हैं, किसी वजह से वो विवाह पूरा नहीं हो पाया, दैट्स वाई वो बच्चे वैध माने गए हैं धारा 16 में जाके। और वो बच्चे केवल माता पिता की संपत्ति में अपना उत्तराधिकार प्राप्त करेंगे, किसी नाना नानी दादा दादी की संपत्ति में बच्चों को भी उत्तराधिकार नहीं मिलेगा। तो दैट इज शून्य एंड शून्य करणीय विवाह। शून्य विवाह हो गया। शून्य करणीय विवाह धारा 12 में बताया गया है। अगर आप लोग के पास बेयर एक्ट हो तो खोल लिया कीजिए। धारा 12 में कुछ कंडीशंस बताई गई हैं जिनमें जाके विवाह शून्य करणीय होगा। वो क्या क्या धाराएं हैं? नपुंसकता यानी इम्पोटेंसी, अगर दूसरा पक्षकार
जो केस में कोर्ट में केस लेके आ रहा है, उससे दूसरा पक्षकार नपुंसक है विवाह के समय से और आज तक नपुंसकता बनी है जिस दिन आप पिटिशन डाल रहे हो, देन दैट इज द ग्राउंड फॉर वॉइडेबल मैरिज। आप कोर्ट में जाके ऐसे विवाह को शून्य घोषित करवा सकते। सेक्स केवल एक एस्पेक्ट है मैरिज का, एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, केवल एस्पेक्ट नहीं है। तो इसीलिए अगर आप चाहें तो उसको शून्य घोषित करवाएं, चाहें तो आप ऐसे व्यक्ति के साथ रह सकते हैं। देयर इज नो कंपल्शन कि विवाह शून्य होगा। आप चाहें तो रहिए, चाहें तो उसको शून्य घोषित करवा लीजिए। नेक्स्ट आता है शून्य नपुंसकता के बाद आता है 5 के खंड 2, सेक्शन 5 के सब सेक्शन 2 में क्या दिया हुआ है? मेंटल कैपेसिटी। तो यानी कोई व्यक्ति अगर पागल है, विवाह के बाद पागल हो जाता है, नहीं सॉरी, हाँ, विवाह के समय पागल है अगर, तो दैट मैरिज इज ऑल्सो वॉइडेबल। तो जो पक्षकार पागल है वो नहीं जा सकता कोर्ट में कि सर मैं तो पागल हूं, मेरी शादी खत्म करो, नहीं। जो पागल नहीं है उसके पास ऑप्शन है कि वो कोर्ट में जाकर के ऐसे विवाह को शून्य घोषित करवा सकता है, शून्य करनी है ऐसे। नेक्स्ट आता है कि जो याचिका दाता है उसकी सहमति जबरदस्ती ली गई है, भय कपट, मतलब आपसे कह दिया गया, वो मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर देखी थी ना, कि आपको बता दिया गया कि वो एमबीबीएस कर रहा है जबकि वो तो मुन्ना भाई एमबीबीएस था। तो दैट टाइप ऑफ मैरिजेस आर कम इन दैट सेक्शन। आपको उठा करके ले गए, जबरदस्ती आपकी शादी कर दी, आपसे कह दिया आपको मार डालेंगे अगर तुमने शादी नहीं करी, या तुम्हारे भाई को मार डालेंगे, तुम्हारी बहन को मार डालेंगे। दैट टाइप ऑफ मैरिजेस आर कम इन दिस सेक्शन। आपके साथ कपट किया गया, आपके साथ डर, जबरदस्ती की गई। तो ये वाला सेक्शन आपके लिए 1 साल का ऑप्शन देता है कि 1 साल तक आप ऐसे विवाह को शून्य घोषित करवा सकते हैं। जिस दिन आपको पता चला कि वो मुन्ना भाई एमबीबीएस था, या जिस दिन आपके पर से वो भय हट गया, उस दिन से 1 साल के भीतर आपको पेटिशन ले आनी है उस विवाह को शून्य घोषित करवाने के लिए। अगर आप नहीं लाते हैं, दैट मैरिज इज एब्सोल्युटली वैलिड, और वो वैलिड मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगी, देन आपको डिवोर्स लेना पड़ेगा। 1 साल के बाद आप इसको शून्य घोषित नहीं करवा सकते सेक्शन 12 में। नेक्स्ट है कि प्रत्युदाती यानी रेस्पोंडेंट, यानी जो पत्नी है वो विवाह के समय किसी और से गर्भवती थी और पति को ये बात पता नहीं थी विवाह के समय। पति को नहीं पता था कि पत्नी विवाह के समय किसी और से गर्भवती है, तब पति इस धारा में जाकर के विवाह को शून्य घोषित करवा सकता है। अगर पति को पता था कि पत्नी प्रेग्नेंट है, जैसे सपोज मान लो 4-5 मंथ्स के बाद पता चलने लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपका पेट निकल आता है। अब लड़की 8 महीने से प्रेग्नेंट है, लड़का कह रहा है मुझे तो पता ही नहीं चला शादी के वक्त वो प्रेग्नेंट थी। आप नहीं कह सकते, या आपको बता दिया गया था कि लड़की प्रेग्नेंट है, या जो भी वजह थी। अगर आपको पता था कि पत्नी प्रेग्नेंट है, देन आप इस ग्राउंड का सहारा नहीं ले सकते। अगर आपको नहीं पता था और विवाह के समय आपसे किसी अन्य व्यक्ति से प्रेग्नेंट है, आप ही से प्रेग्नेंट है शादी से पहले से, देन दिस ग्राउंड इज नॉट अवेलेबल। केवल आपके अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्रेग्नेंट है और यू डोंट नो दैट पॉइंट एट द टाइम ऑफ मैरिज, तब आप उस विवाह को शून्य घोषित करवा सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट हैं जिनमें आप ऐसे विवाह को शून्य करने घोषित करवा सकते हैं। नपुंसकता, पागलपन, याचिकादाता की सहमति, भय कपट, कोवर्जन के द्वारा आपके साथ कुछ आपको गलत बता दिया गया, आपकी कंसेंट जो थी झूठ बोल करके ले ली गई, तो वो सारी चीजें आपके साथ फ्रॉड कर लिया गया, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट है कि जो वाइफ है वो किसी अन्य से प्रेग्नेंट है और आपको ये बात नहीं पता थी। इन 4 ग्राउंड पे आप विवाह को शून्य करने घोषित करवा सकते। अब इसके बाद आता है डिवोर्स, विवाह विच्छेद। विवाह विच्छेद हिंदू लॉ में 1955 से पहले नहीं था। 7 जन्मों का संबंध माना जाता था। विवाह अगर एक बार हो गया तो उसको आप कभी भी समाप्त नहीं कर सकते थे। तो विवाह हो गया तो पत्नी दूसरा विवाह कभी भी नहीं कर सकती थी, पति कितने भी विवाह कर सकता था। दीज थिंग्स आर चेंज्ड बाय द दिस एक्ट, कि अब एकल मैरिज आ गई लड़कों के लिए भी और लड़की के लिए भी। लड़की के लिए तो पहले भी थी, लड़कों के लिए भी एकल मैरिज का आ गया, मोनोगैमी आ गई। सेकेंड थिंग इज देयर इज डाइवोर्स, विवाह विच्छेद आ गया, विवाह को समाप्त करने का ऑप्शन आ गया। पहले विवाह विच्छेद नहीं था। मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ, सब में विवाह विच्छेद का ऑप्शन हमेशा से था। अगर हम कहें तो हिंदू लॉ में ये जो ऑप्शन आया है दैट इज पेनिट्रेटेड फ्रॉम द मुस्लिम लॉ। तो मुस्लिम लॉ में तलाक था, हिंदू लॉ में नहीं था। तो हिंदू लॉ आज की डेट में अगर आप कहें तो
कहीं ना कहीं उससे प्रभावित है, और हिंदू लॉ में भी विवाह विच्छेद का ऑप्शन आ गया। बट देयर आर सम ग्राउंड्स जिनके आधार पे आप डिवोर्स ले सकते हैं कोर्ट में जाके। मुस्लिम लॉ की तरह नहीं कि 3 बार घर में कहा और तलाक हो गया, हालांकि वो भी अब नहीं दे सकते, वो अब 3 महीने में दे सकते हैं। 3 बार 1 टाइम वाला तलाक केवल खत्म किया गया है, तो दैट इज अ डिफरेंट इशू। तो आप जो है डिवोर्स ले सकते हैं। डिवोर्स आता है सेक्शन 13, 13। 13 फिगर हमारे यहाँ अच्छी नहीं मानी जाती ना, तो 13, 13 सेक्शन 13 में डिवोर्स है। सेक्शन 13 इज फॉर डिवोर्स। 13, 13 धारा 5 आवश्यक शर्तें, धारा 7 संस्कार, धारा 8 रजिस्ट्रेशन, 11, 12 शून्य शून्य करनी है, वॉइड एंड वॉइडेबल, एंड 13 इज डिवोर्स। ठीक है, धारा 13 में डिवोर्स है, विवाह विच्छेद है। तो विवाह विच्छेद के ग्राउंड धारा 13 में जो दिए गए हैं वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा सारे के सारे ग्राउंड। इसमें है एडल्ट्री है। एडल्ट्री यानी किसी और के साथ जारता करना। जारता मीन्स अपने पति या पत्नी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ मैथुन करना यानी सेक्स करना। अगर पति या पत्नी में से कोई भी व्यक्ति पति पत्नी के अलावा किसी अन्य शख्स से सेक्स करता है तो दैट इज जारता यानी एडल्ट्री मानी जाएगी। और एडल्ट्री का एक कृत्य भी विवाह को, विवाह विच्छेद के लिए आपका हो सकता है, उसके आधार पर भी आप विवाह विच्छेद के लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहला ग्राउंड एडल्ट्री है। दूसरा ग्राउंड है क्रुएलिटी यानी क्रूरता। क्रूरता में आज की डेट में मानसिक क्रूरता और शारीरिक क्रूरता दोनों आती हैं। पहले केवल शारीरिक क्रूरता आती थी, आज की डेट में क्रूरता में शारीरिक और मानसिक क्रूरता दोनों आती है। कभी कभी शारीरिक क्रूरता से ज्यादा बुरी मानसिक क्रूरता होती है। शरीर पे तो आप 2 झापड़ मार लोगे वो जख्म भर भी जाते हैं, बट जो माइंड पे, दिल पे जख्म दिए जाते हैं वो जिंदगी भर नहीं भरते, और वो ज्यादा क्रूएल होते हैं क्योंकि वो आदमी को पागल कर देते हैं कहीं ना कहीं। तो क्रुएलिटी आज की डेट में मानसिक और शारीरिक दोनों होती है। केसेस याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट एडल्ट्री क्रूरता हो गया, उसके बाद आता है अभित्याग यानी डिजर्शन। अभित्याग डिजर्शन यानी छोड़ देना। एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार के साथ रहना छोड़ दिया है। ये जितने भी ग्राउंड है ये जुडिशियल सेपरेशन में भी आएंगे, यहाँ पर भी आएंगे। तो एडल्ट्री यानी जारता, किसी और पक्षकार के साथ सोना। क्रूरता यानी दूसरे के साथ मारपीट करना या मानसिक क्रूरता करना। थर्ड है अभित्याग यानी डिजर्शन, यानी कि एक पक्षकार ने दूसरे पक्ष, तो थर्ड इज डिजर्शन यानी एक दूसरे पक्षकार के साथ, डिजर्शन में एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार के साथ रहना छोड़ दिया है, दैट इज डिजर्शन। डिजर्शन 2 तरह से हो सकता है, डायरेक्ट का डिजर्शन होता है और एक कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन होता है। कंस्ट्रक्टिव यानी आणविक अभित्याग। आणविक अभित्याग में होता है कि छोड़ करके एक पक्षकार गया है, बट उसने छोड़ा दूसरे पक्षकार की वजह से है। देखने में लग रहा है कि इसने अभित्याग करा है, एक्चुअली छोड़ा दूसरे पक्षकार ने साथ में रहना है। कभी कभी आप साथ में रहते हुए भी हो सकता है कि साथ में ना रह रहे हैं, या पति पत्नी के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, या पत्नी पति के साथ दूसरा बुरा व्यवहार कर रही है, इसलिए वो छोड़ के गए हैं। तो वहां पे छोड़कर तो एक जना गया है घर, बट वो छोड़ा दूसरे की वजह से है, तो दैट इज कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन, आणविक अभित्याग। तो आणविक अभित्याग घुमा करके नाक पकड़ना है, यानी देखने में जो लग रहा है दैट इज नॉट ट्रू, इट इज समथिंग एल्स। देखने में तो मुझे लग रहा है कि ए ने छोड़ा है, पत्नी ने पति को छोड़ा है या पति ने पत्नी को छोड़ा है, बट एक्चुअली दूसरे पक्षकार ने छोड़ दिया है। तब आप जो है उसको अभित्याग मानेंगे, दैट इज कंस्ट्रक्टिव। और दूसरा पक्षकार जो घर छोड़ करके आया वो व्यक्ति भी कोर्ट में जाके कह सकता है सर मेरा डिवोर्स करा दिया जाए क्योंकि इन्होंने मेरे साथ रहना छोड़ दिया। तो 3 पॉइंट याद हो गए, एडल्ट्री यानी जारता, क्रूरता और अभित्याग यानी डिजर्शन। इसके बाद वाले तो बहुत सिंपल होते हैं। इन तीनों पे कभी कभी शॉर्ट नोट भी आ जाता है या अलग से भी पूछ लेते हैं, तो इन तीनों को थोड़ा डिटेल में कर लीजिएगा, इतना कि आप एटलीस्ट 1-1.5 पेज लिख सकें अगर लिखना पड़ जाए तो। एक एक केस भी इन पे याद कर लीजिएगा। इसके बाद आता है 4th पॉइंट, दैट इज लेप्रेसी यानी कोढ़। इनक्यूरेबल
फॉर्म ऑफ लेप्रेसी है, ऐसी लेप्रेसी, ऐसा कोड जो ठीक नहीं हो सकता, तब डिवोर्स का ग्राउंड होगा। नेक्स्ट है वेनरल डिसीज, जो कम्युनिकेबल हो। आपको एक ऐसा रतिजन्य रोग हो गया है जो, क्योंकि विवाह का एक आवश्यक पार्ट सेक्स है, जो सेक्स करने से दूसरे पक्षकार में जा सकता है। तो रतिजन्य रोग, वेनरल डिसीज जो कम्युनिकेबल है, दूसरे पक्षकार के पास जा सकती है। अव्यवहित भ्रूण, ठीक है, यौन रोग हो गया है, तो वो रोग भी जो है एक विवाह के विच्छेद का कारण बन सकता है। नेक्स्ट है रिनाउंस द वर्ल्ड, जो सन्यासी हो जाते हैं ना, अगर आपके पति या पत्नी ने सन्यास ले लिया तो सन्यास एक मृत्यु मानी जाती है, आपकी सामाजिक मृत्यु मानी जाती है, आप समाज से अपना सारा संबंध तोड़ लेते हैं। तो जो सन्यास ले लेते हैं, तो उनके पति या पत्नी भी इस ग्राउंड पे डिवोर्स ले सकते हैं कि भैया इन्होंने सन्यास ले लिया है, अब ये हमारे साथ तो कभी आएंगे नहीं, तो डिवोर्स कर दिया जाए, जिससे कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं, या दूसरी शादी नहीं भी करना चाहें, इवन देन मेरे साथ उनका संबंध खत्म हो जाएगा, तो डिवोर्स लिया जा सकता है। लेप्रेसी, वेनरल डिसीज, कोढ़, यौन रोग, रिनाउंस द वर्ल्ड यानी संसार का त्याग कर दिया है। देन फोर्थ आता है 7 साल से लापता है। अगर पति या पत्नी में से कोई व्यक्ति 7 वर्ष से लापता है, तो ये ग्राउंड हो जाएगा डिवोर्स का। 7 वर्ष से लापता में मृत्यु भी मान ली जाती है, बट इन दैट केस यू हैव टू टेक द सर्टिफिकेट। आपके पास मृत्यु का सर्टिफिकेट है, देन आपको डिवोर्स नहीं लेना है। इफ यू डोंट हैव द डेथ सर्टिफिकेट, देन यू हैव टू गो टू द कोर्ट एंड टेक द डिवोर्स। अगर आपने डिवोर्स लिए बिना, कोई व्यक्ति 7 वर्ष से लापता है और आपने कोर्ट से डिवोर्स की डिक्री लिए बिना दूसरी शादी कर ली, दैट मैरिज इज वॉइड अंडर सेक्शन 5(1). ठीक है, नेक्स्ट आता है किसी भी पार्टी की शादी हो गई है और उसके बाद जुडिशियल सेपरेशन या रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ये 2 डिक्रियां होती हैं जो कोर्ट पारित करता है सेक्शन 9 और 10 में, ये मैं भी आपको पढ़ाऊंगी। तो रेस्टिट्यूशन या कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री पारित कर दी गई है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की या जुडिशियल सेपरेशन की, और 1 साल बीत गया है, दोनों पार्टीज ने साथ में रहना शुरू नहीं किया है, तो आपको कुछ भी साबित नहीं करना है, केवल इसी ग्राउंड पे आपका डिवोर्स हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पत्नी के पास 4 ग्राउंड और हैं, जिन ग्राउंड्स पे जाके पत्नी डिवोर्स ले सकती है। पति के पास नहीं है वो 4 ग्राउंड, केवल पत्नी को उपलब्ध है वो 4 ग्राउंड। क्या क्या 4 ग्राउंड है पत्नी को? एक है कि पति ने जो है उसकी कोई और पत्नी थी, क्योंकि अगर आज की डेट में सेकंड वाइफ नहीं हो सकती, तो अगर इस एक्ट के पारित होने से पहले किसी व्यक्ति की 2 पत्नियां थी, 3 पत्नियां थी, तो वो उन पत्नियों में से कोई भी पत्नी अब इस आधार पे जाके कोर्ट में डिवोर्स ले सकती है। आज की डेट में 2 या 3 पत्नियां नहीं हो सकती, तो क्योंकि दूसरी पत्नी जैसी करेगा वो वॉइड हो जाएगी, तो 2 या 3 पत्नियां नहीं हो सकती। हिंदू लॉ की बात कर रही हूँ मैं केवल, तो इसलिए वहां पे जाके वो विवाह शून्य हो जाएगा। तो आज की डेट के लिए नहीं है, लेकिन पहले अगर शादियां हो चुकी थी तो वो इस ग्राउंड में जाके डिवोर्स ले सकते थे। सेकंड है दैट द हस्बैंड हैज सिंस द सबमिशन ऑफ द अगर मैरिज वाइफ बीन, की कंसेंट से शादी करता है दूसरी, बीच में तो कोई सवाल नहीं पूछना है। रेप, सोडमी या बेस्टिलिटी के लिए भी अगर हस्बैंड दोषी है, इवन देन दैट इज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। पत्नी की सहमति से भी किसी भी कंडीशन में आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हिंदू लॉ में आज की डेट में। कुछ भी कंडीशन नहीं हो सकती ऐसी कि आप दूसरी शादी कर लो एक पत्नी के होते हुए। दूसरी शादी हर 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 कंडीशन में वॉइड होगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि पति रेप का दोषी है, ठीक है ना, या मेंटेनेंस, अगर आपके लिए मेंटेनेंस की डिक्री पारित की गई है और पति मेंटेनेंस नहीं दे रहा है आपको, वाइफ को, तब भी जो है डिवोर्स ले सकती है पत्नी। नेक्स्ट है कि पत्नी की शादी 15 साल से पहले की, मतलब लड़की 15 साल से कम की थी तब उसकी शादी कर दी गई है, तो वो उस मैरिज को 18 साल से पहले रेपुडिएट कर सकती है और डिवोर्स ले सकती है इस ग्राउंड पर कि मैं इस शादी को नहीं मानती। अगर 18 साल के बाद पत्नी इस शादी को वैलिडेट कर देती है, साथ में रह लेती है पति के, तो शादी वैलिड हो जाएगी और उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। विवाह पे फिर इसके बाद 13 बी आता है। 13 बी में पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद है। दोनों पक्षकार पति पत्नी आपसी सहमति से दोनों मानते हैं कि हम साथ में नहीं रह सकते, आपको कोई ग्राउंड साबित नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, दोनों पक्षकार कहेंगे हमारे डिवोर्स कर दीजिए,
कोर्ट आपका डिवोर्स कर देगा, बीच में सुलह समझौते की कोशिश की जाएगी एंड देन डिवोर्स की डिक्री पारित कर दी जाएगी। जब तक कोर्ट के द्वारा डिवोर्स की डिक्री पारित नहीं कर दी जाती, आप घर में बैठ के साइन कर दो, आप कोर्ट में पेटिशन फाइल कर दो, 10 डेट पड़ जाए, 50 डेट पड़ जाए, आपका पति पत्नी का दर्जा समाप्त नहीं होता है, सेकेंड मैरिज इज वॉइड। जब तक कोर्ट डिक्री पारित नहीं कर देता तब तक आप सेकेंड मैरिज नहीं कर सकते। डिक्री पारित करने के बाद अपील का साइन भी निकल जाना चाहिए, तभी आप सेकेंड मैरिज करेंगे तो वॉइडेड होगी, अदरवाइज दैट मैरिज इज वॉइड। बिना डिक्री के सेकेंड मैरिज इज वॉइड। ठीक है, इसके बाद एक सेक्शन 9 और 10 मैंने बीच में छोड़ दिया है, उसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको बता देती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 9 इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापना। रेस्टिट्यूशन मतलब एक चीज जो समाप्त हो गई उसको वापस दे दो मुझे। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स में क्या करते हैं कि एक पक्षकार ने साथ में रहना छोड़ दिया है, जो हमने अभी त्याग में पढ़ा था, वही चीज रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स में। एक पक्षकार ने साथ में रहना छोड़ दिया है तो दूसरा पक्षकार कोर्ट में चला जाएगा कि सर इन्होंने मेरे साथ रहना छोड़ दिया, इनसे कहा जाए कि मेरे साथ आके रहें। कोर्ट वहां पे डिक्री पारित कर देगा कि दोनों पक्षकारों को साथ में रहना है। ऐसा नहीं है कि पुलिस जाएगी और उठा करके आपको एक साथ में रख देगी। साथ में नहीं भी रहेंगे, डिक्री है, नहीं रहेंगे तो 1 साल के बाद दैट इज द ग्राउंड फॉर द मैरिज डाइवोर्स। और अगर आप साथ में रहना शुरू कर देते हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कभी भी आप साथ में रहना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट जुडिशियल सेपरेशन है। इसमें जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है, इसमें 2 केस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको नोट्स में भी दिए गए हैं। टी सरिता का केस है और सुदर्शन का केस है। ठीक है ना, ये दोनों केस जरूर कर लीजिएगा। टी सरिता वाले केस में उन्होंने कह दिया था कि दैट सेक्शन 9 इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज वो एक बर्बरतापूर्ण है कि जबरदस्ती आप लोगों को साथ में रहने के लिए कह रहे हो जो साथ में नहीं रहना चाहते हैं। देन सुदर्शन वाले केस में उन्होंने कह दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उस केस का नाम मैं जरा सा कंफ्यूज कर रही हूँ। तो उस केस में कोर्ट ने कह दिया था कि नहीं, दैट मैरिज ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि किसी को उठा के नहीं बैठाया जा रहा है। और मैरिज का केवल एक ही कंसेप्ट नहीं है सेक्स करना, शादी 2 परिवारों का भी मिलन है और उसमें बहुत सारी चीजें, साथ में रहना, समाज में आना जाना, बहुत सारी चीजें आती हैं। इसलिए जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का जो ऑप्शन है दैट इज वैलिड, और इसका ऑप्शन इसलिए ताकि शादी को बचाया जा सके। तो हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि शादी को बचाना चाहिए। देन सेक्शन 10 आता है जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन दिस इज जस्ट अपोजिट। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स में आदमी कहता है कि हमारे साथ में भेजो रहने के लिए। जुडिशियल सेपरेशन में आदमी कहता है कि हमें परमिशन दो कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे। सेम ग्राउंड्स हैं जो डिवोर्स के ग्राउंड है, सारे के सारे वही ग्राउंड जुडिशियल सेपरेशन के हैं, बस जुडिशियल सेपरेशन थोड़ा ज्यादा आसानी से मिल जाता है। जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री से विवाह समाप्त नहीं होता है, विवाह कायम रहता है, विवाह समाप्त नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। विवाह केवल और केवल डिवोर्स की डिक्री से ही कब समाप्त होगा। जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पारित कर दी अगर कोर्ट ने तो आपको अलग रहने का राइट मिल जाता है। अब दूसरी पार्टी आपको साथ रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकती, आप अलग रह के मेंटेनेंस ले सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। एंड फिर यही एक ग्राउंड हो जाएगा 1 साल के बाद, अगर आप 1 साल में आप साथ नहीं रहना शुरू करते हैं, दैट इज द ग्राउंड फॉर द डिवोर्स ऑल्सो। तो जुडिशियल सेपरेशन से आप पति पत्नी का दर्जा समाप्त नहीं होगा, ना रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट से पति पत्नी का दर्जा समाप्त होगा। मेल एंड फीमेल पति पत्नी बने रहेंगे इन दोनों के बाद भी। पति पत्नी का दर्जा केवल या तो विवाह शून्य होगा या शून्य करनी है विवाह में अगर आपने शून्य की लिंगी प्राप्त कर लिया तब होगा, या आपने डिवोर्स ले लिया है तब पति पत्नी का दर्जा समाप्त होगा, अन्यथा पति पत्नी का दर्जा किसी भी कंडीशन में समाप्त। हिंदू विवाह अधिनियम पूरा हो गया। इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके आएंगे जरूर। एसेंशियल्स ऑफ मैरिज पे क्वेश्चन आएगा, जुडिशियल सेपरेशन या रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स में किसी एक पे क्वेश्चन आएगा, शून्य शून्य करनी विवाह पे क्वेश्चन आएगा आपका, एंड डिवोर्स पे क्वेश्चन आएगा। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू कौन है सेक्शन 2 में क्वेश्चन आएगा, सेक्शन 5, सेक्शन 7, सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 8 भी कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज मैंने आपको बता ही दिया है। 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, 10 जुडिशियल सेपरेशन, 11 वॉइड यानी शून्य विवाह, 12 वॉइडेबल मैरिज, 13 जो सबसे बुरा होता है, 13 की फिगर जो हमारे ऐसी नहीं मानी जाती है, दिस इज डिवोर्स। डिवोर्स एक अच्छी चीज नहीं मानी जाती। 13 भी म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स। एंड सेक्शन 14 जो है वहां पे आता है कि 1 साल से पहले डिवोर्स की कोई पिटीशन फाइल नहीं की जाएगी। अब इन्हीं सब चीजों को मिला के आपके उस क्वेश्चन का सवाल आएगा कि विवाह एक
संविदा है हिंदू विवाह या संस्कार? कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि हिंदू विवाह एक संविदा हो गए हैं इस अधिनियम के आने से, क्योंकि विवाह की आवश्यक शर्तें आ गई, डिवोर्स आ गया, तो ये भी एक संविदा हो गया है। इट इज, आपका जो जवाब होगा वो आपके हिसाब से हो सकता है, बट इसमें आप सारी धाराएं दे दीजिएगा, धारा 5, धारा 7, धारा 8, क्योंकि धारा 7 में संस्कारों को जीवित रखा गया है, संस्कार पूरे करके आप शादी कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी। 9 and 10 जो बनाया गया, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स और जुडिशियल सेपरेशन, दीज आर फॉर सेविंग द मैरिज, कि मैरिज को सेव करने के लिए बनाया गया है सेक्शन 9 and 10। तो हम कहीं ना कहीं मैरिज को सेव करना चाहते हैं, संस्कार बनाए रखे हैं। 13 में डिवोर्स के जो ग्राउंड्स दिए गए हैं, उन ग्राउंड्स के होने से डिवोर्स अपने आप नहीं होता, यू हैव टू गो टू द कोर्ट, एंड कोर्ट से आसानी से डिक्री नहीं मिलती। सेक्शन 14 जो है, सेक्शन 14 1 साल से पहले आपको केस नहीं लाने देगा। 1 साल के बाद जब आप केस लाएंगे तो 6 महीने की डेट पड़ती है। 6 महीने की जब डेट पड़ेगी तो आपको बैठाया जाएगा, मानो भैया साथ में रहो, किसी भी तरह से साथ में रह लो, आपकी डिवोर्स आसानी से नहीं होगी। 13B में म्यूचुअल कंसेंट आई है हालांकि, बट दैट इज नॉट सो कि आपने म्यूचुअल कंसेंट से फाइल कर दिया तो 1 सेकंड में कोर्ट डिक्री दे देती है। वहां पे भी कोर्ट में म्यूचुअल कंसेंट में भी आपके बीच सुलह समझौते की कोशिश की जाती है। तो डिवोर्स इज नॉट एन इजी टास्क अंडर हिंदू लॉ, दैट्स व्हाई लोग मुस्लिम बन के दूसरी शादी करने वाला इजी स्टेप लेते हैं, दैट मैरिज इज वॉइड। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सारी चीजें लेते हुए आपका जवाब आएगा, सारे सेक्शंस डालते हुए घुमा फिरा के, अपना इतना घुमा फिरा के आंसर दीजिए कि पढ़ने वाला भी घूम जाएगा। एंड में आप अपना जिस दे देंगे, जो भी आपको समझ में आ रहा है कि विवाह आज भी संस्कार है, हालांकि कुछ सब संविदात्मक आ गए हैं इसमें तत्व, बट इट इज आज भी संस्कार के रूप में बना हुआ है। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद आपका सवाल आता है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज गार्जियनशिप। हिंदू लॉ में गार्जियनशिप किसके पास जाएगी? हिंदू अव्यवस्था और संरक्षकता अधिनियम है 1956 का। ठीक है, इसके अंदर गार्जियनशिप बताई गई है, कौन होगा गार्जियन, क्योंकि जो माइनर्स होते हैं उनके लिए किसी गार्जियन की जरूरत पड़ती है, बिकॉज दे आर नॉट कैपेबल मेंटली कि वो अपनी देखभाल खुद कर सकें, तो इसीलिए उनके लिए गार्जियन बनाया जाता है। इसकी धारा 4 में माइनर की परिभाषा बताई गई कि माइनर कौन है, 18 वर्ष से जिसकी आयु पूरी नहीं हुई है, दैट इज माइनर। खा में गार्जियन की परिभाषा बताएगी, गार्जियन कौन है, तो गार्जियन कई तरह के दिए गए हैं, प्राकृतिक यानी नेचुरल गार्जियन बताया गया है, देन वसीयत यानी विल के द्वारा, जिसको आप गार्जियन इच्छा पत्र के द्वारा जिसको आप संरक्षक नियुक्त कर रहे हैं वो आ जाएगा, माता पिता नियुक्त कर रहे हैं। देन न्यायालय भी किसी को गार्जियन बना सकता है। उसके बाद जो है एडहॉक, यानी जो एडहॉक हैं वो वाले गार्जियंस भी आ जाते हैं। तो इस तरह से 4 तरह के गार्जियन है। जो नेचुरल गार्जियन है उनको धारा 6 में बताया गया है कि नेचुरल गार्जियन कौन होंगे। नेचुरल गार्जियन पिता होगा, उसके बाद माता होगी, ये कहा जाता था पहले, अब माता पिता दोनों को बराबर का राइट है। इसमें गीता हरिहरन का केस लिख दीजिएगा आप, जो मैंने आपको सोर्सेज में भी बताया था जुडिशियल डिसीजंस में। तो गीता हरिहरन के केस में उन्होंने कह दिया था कि पिता के पश्चात माता, जो पहले सोचा जाता था कि पिता मर जाएगा तब माता आएगी, ऐसा नहीं है, पिता के जीवित रहते हुए भी माता आ जाएगी। और आज की डेट में पिता और माता का बराबर का राइट है बच्चों की गार्जियनशिप का। पिता और माता का बाद जो नेचुरल गार्जियन ओनली 2 हैं, पिता और माता। इसके अलावा कोई नेचुरल गार्जियन नहीं है, दादा दादी चाचा चाची मामा मौसी कोई भी जना नेचुरल गार्जियन नहीं होता है। केवल माता और पिता ही, ओरिजिनल माता पिता ही आपके नेचुरल गार्जियन माना जाता है। इसमें दत्तक माता पिता भी आते हैं। देन आता है आपकी वसीयत द्वारा, माता या पिता ने मरने से पहले वसीयत कर दी कि मेरे मरने के बाद ये व्यक्ति गार्जियन होगा, तो माता पिता जब दोनों मर जाएंगे तब वसीयती गार्जियन जो है एग्जिस्ट करेगा और वो गार्जियनशिप में आ जाएगा। अगर वसीयती गार्जियन भी नहीं है और माता पिता भी नहीं है, या वो पागल हो गए हैं, सक्षम न्यायालय के द्वारा उन्हें पागल घोषित कर दिया गया है, मर गए हैं, देन न्यायालय द्वारा गार्जियन कर दिया जाएगा और वो बच्चों का गार्जियनशिप करेगा। इसके बाद एक एडहॉक गार्जियन आते हैं, तदर्थ, जिन्होंने अपने आप को बना लिया है किसी एक स्पेसिफिक कार्य के लिए या कुछ, तो उनके पास कोई राइट्स नहीं होते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल बच्चे की देखभाल कर रहे हैं। जैसे माता पिता मर गए, मौसी बच्चों को पाल रही हैं, बुआ बच्चों को पाल रही हैं, चाचा पाल रहे हैं, वो एडहॉक गार्जियंस हैं, वो कोई चीज नहीं कर सकते बच्चे की संपत्ति से। हालांकि आज की डेट में नेचुरल गार्जियंस के लिए भी आ गया है, गार्जियंस कोई भी गार्जियन बच्चे की संपत्ति से रिलेटेड, जो अचल जो मूवेबल नहीं है,
उन संपत्तियों से रिलेटेड अगर बहुत कम कार्य हैं जो आप कर सकते हैं, उसे बेच नहीं सकते आप, 5 साल से ज्यादा का पट्टा यानी लीज नहीं कर सकते, ये सारी चीजें उसमें दे दी गई हैं जो आप लोग पढ़ लीजिएगा। उन सारे कामों को आप नहीं कर सकता, नेचुरल गार्जियन हो चाहे कोई भी हो, विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट, यानी कोर्ट की परमिशन से आप कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन डू दैट। चाहे न्यायालय ने अपॉइंट करा है तो न्यायालय ने भी जिस व्यक्ति को अपॉइंट करा है गार्जियन, वो भी कोई भी कार्य नहीं कर सकता। ठीक है। गार्जियनशिप में सेक्शन 13 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 13 बताता है कि बच्चे का हित सर्वोपरि है। मतलब जो माइनर है उसका हित सर्वोपरि है, पैरामाउंट कंसिडरेशन है। तो ना, जो भी न्यायालय जब किसी व्यक्ति को किसी बच्चे का गार्जियन बनाएगा तो केवल बच्चे का हित देखेगा कि बच्चे का हित किस चीज में है। अगर बच्चे का हित है तो वो किसी को भी गार्जियन बना सकता है। आज की डेट में गौरव नागपाल, सुमेधा नागपाल और बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं कि पिता जीवित है, इवन देन नाना नानी को बच्चे की गार्जियनशिप दे दी गई है क्योंकि पिता शराब पीता है और बच्चे की गार्जियनशिप नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई गार्जियनशिप इज गिवन टू द अदर पर्सन ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है कि गार्जियनशिप इज नॉट अ राइट, गार्जियनशिप इज अ ड्यूटी। जो माता पिता की गार्जियनशिप है दैट इज ड्यूटी, इट इज नॉट राइट। जिसको वो राइट समझते हैं दैट इज नॉट राइट, इट इज ड्यूटी, जो आपको अच्छी तरह से निभानी है। अगर आप नहीं निभाएंगे तो गार्जियनशिप किसी और को भी दी जा सकती है, बिकॉज द पैरामाउंट कंसिडरेशन, सर्वोपरि जो है वो बच्चे का हित है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ये गार्जियनशिप पूरी हो गई, मैंने बहुत शॉर्ट में बताई है। इसके डिटेल में मेरे वो भी पढ़े हुए हैं, आप लोग चाहें तो वीडियोस को देख लीजिएगा ज्यादा, अगर आपको ना समझ में आए तो। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो एडॉप्शन बचा है और मेंटेनेंस बचा है, देन उत्तराधिकार। 3 टॉपिक बचे हैं अभी आपके लिए। तो अभी ये बंद हो जाएगी, देन अगेन आपको दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि 40 मिनट्स का रहता है ये। ठीक है, दोबारा से अभी आप जूम मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा। अब मैं आपको एडॉप्शन पढ़ा देती हूँ, काफी शॉर्ट में बताऊंगी। एडॉप्शन यानी दत्तक ग्रहण। दत्तक ग्रहण क्या होता है कि एक होता है नेचुरल गार्जियन, जो मैंने आपको बताया कि आपने अपने शरीर से बच्चे को पैदा किया है, दैट इज नेचुरल गार्जियन। क्योंकि आपके बच्चा पैदा नहीं हो रहा है या आप किसी बच्चे की अच्छी परवरिश करना चाहते हैं, यू कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड। आप किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, दत्तक ग्रहण कर सकते हैं। तो किसी को गोद लेना, जो आप शब्द सुनते हैं ना, गोद लिया बच्चा, दैट इज दत्तक ग्रहण, एडॉप्शन। दत्तक में लेना दैट इज एडॉप्शन, गोद लेना बच्चा। तो एडॉप्शन यानी दत्तक ग्रहण में किसी अन्य के बच्चे को, जिसको हम जानते हैं कि हमारा बच्चा नहीं है, उस बच्चे को गोद लिया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है, अपना बनाया जाता है। तो एडॉप्शन पे क्वेश्चन आना ही चाहिए, क्वेश्चन आपके लिए। एडॉप्शन में क्या मतलब मेंटेनेंस है वो तो चलिए। एडॉप्शन जो है धारा 6 से लिखना शुरू करेंगे आप। मैं आपको याद करा देती हूँ, धारा 6 से आप एडॉप्शन के बारे में लिखना शुरू करेंगे। धारा 6 में एडॉप्शन की आवश्यक अपेक्षाएं, एसेंशियल कंडीशंस फॉर एडॉप्शन बताया गया है कि दत्तक ग्रहण की आवश्यक शर्तें क्या क्या होंगी। ठीक है, आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं। दत्तक में 3 पार्टीज होती है। दत्तक में कितनी पार्टीज होती हैं? यूजुअली सब 2 ही बताते हैं, लेने वाला और देने वाला। लेकिन व्हेन देयर इज एन एडॉप्शन देयर इज 3 पार्टीज। एक तो दे रहा है, जो माता पिता अपना बच्चा दे रहे हैं, देने वाले, एक लेने वाले, और एक होता है बच्चा, जिस बच्चे को आप ले दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्टी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या याद करना है, एक राइम से याद कर लीजिए, लिया दिया किसको, लिया दिया किसको, अन्य शर्तें। सही है। अब आवश्यक शर्तें, लिया दिया किसको, अन्य शर्तें। आवश्यक शर्तों से शुरू करा और अन्य शर्तों पे खत्म कर दिया। अन्य आवश्यक शर्तें धारा 6, अच्छे से शुरू करेंगे। आवश्यक शर्तें धारा 6, लिया 7 8, दिया 9, किसको 10, अन्य शर्तें 11। 6 से शुरू करके 11 पे खत्म कर दो। 6 7 8 एक साथ आ गया, फिर 8 9 फिर 10 और फिर 11। आवश्यक शर्तें, लिया दिया किसको और अन्य शर्तें। 6 7 8 9 10 11 एडॉप्शन हो गया पूरा।
इतनी धाराओं में एडॉप्शन हो जाएगा, इतनी धाराएं लिखाएंगे, टीचर खुश कि बच्चों को तो बहुत अच्छा आता है, सारी धाराएं भी याद है ना। तो पहली हुई धारा 6 आवश्यक शर्तें। आवश्यक शर्तों में आप बताएंगे, लिया लेने वाला लेने का सामर्थ्य रखता हो, दिया देने वाला देने का सामर्थ्य रखता हो। धारा 9 में भाई, धारा 6 7 8 में लेने वाला लेने का सामर्थ्य रखता हो, धारा 9 में देने वाला देने का सामर्थ्य रखता हो, धारा 10 में बच्चा लेने देने योग्य हो, और धारा 11 में अन्य शर्तें पूरी की गई हो तो एडॉप्शन वैलिड हो जाएगा। कितना आसान याद करना है ना। तो धारा 6 लिख दिया आपने पूरी की पूरी सबसे पहले। अब धारा 7 में आ जाएंगे, लेने वाला कौन हो सकता है, लेने वाला कब सामर्थ्य रखेगा बच्चे को गोद लेने का। तो लेने में क्या है, मेल और फीमेल, पहले दोनों का अलग अलग था, अब करीब करीब एक ही है मेल और फीमेल का। आपके में अमेंडेड सेक्शन होगा, मेल और फीमेल अब दोनों जने एडॉप्शन कर सकते हैं। 1955 से 56 से पहले फीमेल एडॉप्ट नहीं की जा सकती थी, ना ही एक महिला एडॉप्शन कर सकती थी, ना ही उसको एडॉप्शन में लिया जा सकता था। लड़कियां एडॉप्ट नहीं की जाती थी, केवल लड़के ही एडॉप्ट किए जाते थे, क्योंकि पूत जो है नर्क से बचाएगा, इसलिए। हालांकि पुत्र जो है पूत से बचाएगा, पूत यानी नर्क से बचाएगा, इसीलिए पुत्र पैदा करना जरूरी होता था। चाहे अपना पैदा करो चाहे अडॉप्ट कर लो, अगर आप पैदा नहीं कर पा रहे हो तो किसी दूसरे के पुत्र को ले लो, अपना पुत्र बना लो, देन अब आप नर्क नहीं जाओगे। भले ही वो जीते जी नर्क दिखा दे, वो एक अलग चीज है, लेकिन मरने के बाद तो नर्क नहीं जाओगे, क्योंकि अच्छे से देख चुके हो ऑलरेडी। तो मरने के बाद नर्क नर्क नहीं लगेगा शायद, ठीक है। तो आप मरने के बाद नर्क नहीं जाएंगे माना जाता था, इसीलिए लड़का ही गोद लिया जाता था, लड़की गोद नहीं ली जाती थी पहले। आज की डेट में लड़का लड़की दोनों गोद लिए जाते हैं, एक महिला भी गोद ले सकती है। पहले अविवाहित महिला गोद नहीं ले सकती थी, डिवोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आज की डेट में महिला अविवाहित है, डिवोर्स हो चुका है या कुछ भी है, किसी भी कंडीशन में उसका पति है, तब भी महिला एक बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है, पति की सहमति से। अगर पति है और पति नहीं है तो वो अपने लिए अडॉप्ट कर सकती है। तो आज की डेट में पुरुष और महिला अविवाहित हैं तो भी अडॉप्ट कर सकते हैं, विवाहित हैं तो भी अडॉप्ट कर सकते हैं, अदर पार्टी की कंसेंट से, ठीक है। अब अदर पार्टी की कंसेंट कब कब नहीं चाहिए होगी, 3 चीजें हैं, रट लीजिए, हर जगह वही डालनी है। कब कब नहीं चाहिए अदर पार्टी की कंडीशन, जबकि उसने संसार त्याग दिया है, फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड, ठीक है, या उसको सक्षम न्यायालय यानी कंपिटेंट जुरिडिक्शन के कोर्ट के द्वारा पागल घोषित कर दिया गया है, तब उसकी कंसेंट नहीं चाहिए, है ना। Except with the consent of his wife, unless the wife has completely and finally renounced the world, has ceased to be Hindu, या वो हिंदू नहीं रह गया है, या उसने संन्यास ले लिया है, या उसको न्यायालय के द्वारा पागल घोषित कर दिया गया है। केवल इन 3 कंडीशंस में ही जो है आपको उस पति या पत्नी की सहमति नहीं लेनी है, अदरवाइज यू हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ योर हस्बैंड और वाइफ, ठीक है। तो इन 3 कंडीशंस में पत्नी की सहमति नहीं चाहिए, वरना अगर पत्नी नहीं है तो आप अडॉप्ट कर ही सकते हैं, पत्नी से तलाक हो चुका है तब भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो दैट अडॉप्शन इज फॉर यू, आपकी वाइफ जो डिवोर्स है या जो मर गई है उसके लिए नहीं। नेक्स्ट आता है हिंदू नारी का दत्तक ग्रहण, सेम है जो पुरुष का है धारा 7 में। अविवाहित है तो कर सकती है, विवाहित है तो पति की सहमति चाहिए, पति की सहमति कब नहीं चाहिए, जबकि वो हिंदू नहीं रह गया है, उसने संसार त्याग दिया है, सन्यासी हो गया है, रेनाउंस द वर्ल्ड कर दिया है, सीज टू बी हिंदू हो गया है, या पागल हो गया। पागल कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा उसको पागल घोषित किया गया है, ओनली देन, ठीक है। उसके बाद आता है दत्तक लेने के लिए कौन ले सकता है, पुरुष और महिला कोई भी दत्तक में ले सकता है, या पति पत्नी ले सकते हैं दत्तक में। सॉरी, दत्तक में दे कौन सकता है, देने में माता और पिता देंगे, दोनों का सेम राइट है, लेकिन अगर दूसरे पक्षकार जीवित है तो उसकी सहमति आवश्यक है। डिवोर्स इज नॉट अ ग्राउंड कि हम दूसरे की सहमति नहीं लेंगे, क्योंकि माता और पिता डिवोर्स के बाद भी उस बच्चे के माता पिता रहेंगे। तो अगर आप किसी बच्चे को एडॉप्शन में दे रहे हैं तो दोनों माता पिता की सहमति आवश्यक। उसके बाद माता पिता के बाद गार्जियन एडॉप्शन में दे सकते हैं, गार्जियन के बाद कोर्ट की सहमति से कोई व्यक्ति जो है एडॉप्शन में दे सकता है बच्चे को। नेक्स्ट आता है दत्तक लिए जाने वाला व्यक्ति, यानी बच्चा कौन हो सकता है। तो बच्चे के लिए हिंदू होना जरूरी है, एक मुस्लिम बच्चे को आप एडॉप्शन में नहीं ले दे सकता है, बच्चा हिंदू होना चाहिए, बच्चे की आयु 15 साल से कम होनी चाहिए, और वो विवाहित नहीं होना चाहिए। जिस बच्चे को आप अडॉप्ट करने जा रहे हैं, दैट चाइल्ड मस्ट नॉट बी मैरिड
और उसकी आयु 15 साल से कम होनी चाहिए। ओनली देन यू कैन अडॉप्ट द चाइल्ड। ठीक है, अगर 15 साल से ज्यादा आयु है या वो विवाहित है तो आपके यहाँ अगर कस्टम है देन दैट अडॉप्शन इज वैलिड, अदरवाइज दैट अडॉप्शन इज वाइड। तो याद रखिएगा, अगर कस्टम है तो 15 साल से ज्यादा का बच्चा या मैरिड बच्चा अडॉप्ट किया जा सकता है। इफ देयर इज नो कस्टम, आप अडॉप्शन नहीं कर सकते। इसके बाद आता है दत्तक ग्रहण की अन्य शर्तें पूरी होनी चाहिए कि अगर आप पुत्र का दत्तक ग्रहण कर रहे हैं तो आपके पुत्र 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 पौत्र प्रपौत्र यानी पोता पोता नहीं होना चाहिए, पुत्र नहीं होना चाहिए आपके। अगर पहले से ही आपके बेटा है तो आप बेटा अडॉप्ट नहीं कर सकते, पोता है तो बेटा अडॉप्ट नहीं कर सकते। इसी तरह से बेटी है तो बेटी अडॉप्ट नहीं कर सकते, पोती है तो बेटी अडॉप्ट नहीं कर सकते। सेम आता है अगर एक लड़का अनमैरिड मैन है, एक फीमेल को अडॉप्ट कर रहा है या डिवोर्स है और डिवोर्सी है और एक फीमेल को अडॉप्ट कर रहा है, तो उन दोनों के बीच में 21 साल 21 ईयर्स का डिफरेंस होना चाहिए। याद रखिएगा 21 ईयर्स इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर एक मेल फीमेल को अडॉप्ट कर रहा है तो उनके बीच में 21 साल का अंतर होना चाहिए। एक फीमेल मेल को अडॉप्ट कर रही है तो उनके बीच में 21 साल का अंतर होना चाहिए। पति पत्नी अगर बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं देन देयर इज नो ग्राउंड, तब कोई जरूरत नहीं है एज के डिफरेंस की इतनी ज्यादा। बट एक मेल अगर फीमेल को कर रहा है तो उसके लिए 21 साल का। अब सपोज मान लो 20 साल का लड़का 16 साल की लड़की को अडॉप्ट कर ले, केवल 4 साल का डिफरेंस है, देयर इज अ ऑप्शन कि वो उसका मिसयूज कर सकता है अडॉप्शन के नाम पे। 10 साल की बच्ची का अडॉप्शन कर ले, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि एक मेल अगर फीमेल को अडॉप्ट कर रहा है तो देयर मस्ट बी 21 ईयर्स ऑफ डिफरेंस। अगर एक फीमेल मेल को अडॉप्ट कर रही है तो वहां पे भी 21 साल का डिफरेंस कंपल्सरी है। ठीक है, दत्तक होम यानी जो अग्नि के सामने एक हवन किया जाता था, दैट इज नॉट कंपल्सरी। केवल ले लिया और दे दिया वाला आपने काम कर दिया तो अडॉप्शन पूरा हो जाएगा। दत्तक ग्रहण का परिणाम ये होगा कि जिस बच्चे को दत्तक में लिया गया है उस बच्चे के अपने जो ओरिजिनल परिवार था उससे सारे संबंध समाप्त हो जाएंगे, और जो परिवार में वो दत्तक ग्रहण में गया है उस परिवार से उसके संबंध जुड़ जाएंगे। बट वो अपने ओरिजिनल परिवार में भी शादी नहीं कर सकता। जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और सपेंडर रिलेशनशिप है वो ओरिजिनल परिवार में भी चलेगी और जो अडॉप्टेड परिवार है उसमें भी चलेगी। और एडॉप्शन के बाद वो जो है जो इधर वाले फैमिली थी जहां से वो गया है, एडॉप्शन की बाद की डेट का उसे कोई भी उत्तराधिकार प्राप्त नहीं होगा। और जिस फैमिली में वो गया है वहां पे एडॉप्शन के बाद का सारा उत्तराधिकार में उसको मिलेगा जैसे एक ओरिजिनल बेटे को मिलता। और एडॉप्शन से पहले का उसको कोई राइट नहीं रहेगा कि वो दोबारा से खुलवाए किसी भी उत्तराधिकार को। दैट इज एडॉप्शन। एडॉप्शन पूरा हो गया आपका। इसके बाद में आपको भरण पोषण भी थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है, भरण पोषण क्या होता है? भरण पोषण मीन्स कि दूसरा पक्षकार से आपको भरण पोषण लेना। कोई एक व्यक्ति डिपेंडेंट है तो आपके माता पिता जो आपको दे रहे हैं दैट इज मेंटेनेंस। आपको मेंटेन किया जा रहा है जिससे कि आप जिंदा रह सको, आप एक अच्छी लाइफ लीड कर सको, दैट इज मेंटेनेंस। तो माता पिता बच्चों को मेंटेनेंस देते हैं, पति पत्नी को मेंटेनेंस देगा, पत्नी पति को मेंटेनेंस देगी। आपके माता पिता बूढ़े हैं तो आप माता पिता को मेंटेनेंस देंगे। कोई जना मर गया है तो उसकी संपत्ति जिसको मिली है तो वो दूसरे लोगों को मेंटेनेंस देगा जो उस व्यक्ति पे आश्रित थे। तो इस तरह से मेंटेनेंस के प्रोविजन सेक्शन 18 से दिए गए हैं इसी एक्ट में। धारा 18 से बताया गया है कि कौन कौन मेंटेनेंस ले सकता है। तो धारा 18 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि धारा 18 में पत्नी का भरण पोषण बताया गया है कि एक पत्नी अपने पति से कब भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। तो पत्नी अपने पति के साथ रहते हुए कभी भी अपना भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। ठीक है, लेकिन धारा 18(2) में बताया गया है कि एक हिंदू पत्नी अपने पति से सेपरेट रहते हुए, अलग रहते हुए भी भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। सेपरेटली रिजाइड कर रही है अपने पति से, पति के घर में नहीं रिजाइड कर रही, इवन देन शी कैन क्लेम द मेंटेनेंस। अदरवाइज वो नहीं कर सकती। अगर 18(2) में ग्राउंड में उसका नहीं आ रहा है केस तो वो अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। हिंदू पत्नी अपने पति से अलग रहते हुए कब भरण पोषण प्राप्त कर सकती है, ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आता है भरण पोषण में। तो हिंदू पत्नी कब ले सकती है, ये 18(2) में बताया गया है। तो हिंदू पत्नी अगर उसके पति ने उसका अभित्याग यानी डिजर्शन कर दिया है तो पत्नी अपने पति से अलग रहते हुए भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। पति क्रुएलिटी करता है, ये सारे के सारे ग्राउंड हमने डिवोर्स में भी पढ़े हैं। पति पत्नी के साथ अभित्याग कर दिया, क्रुएलिटी करता है, तब पत्नी अपने पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। पति को लेप्रेसी है, कोढ़ है, जो डाइवोर्स का भी ग्राउंड था, यहाँ पे भी ग्राउंड है, तो आप मेंटेनेंस ले सकते हो। पति किसी अन्य पत्नी के साथ रह रहा है, पति की कोई अन्य पत्नी जीवित है, ये 1955 से पहले का रहेगा।
अब आज की डेट में भी जीवित है तो आप पति से अलग रहते हुए भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। पति जिस घर में पत्नी रहती है उसी घर में कॉन्क्यूबाइन रखैल रखता है या रखेल के साथ रहता है, तो भी पत्नी अपना अलग रहते हुए भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। पति ने किसी अन्य धर्म में कन्वर्जन कर लिया है, पत्नी के पास कोई और ग्राउंड है जो कोर्ट को लगता है कि भैया रीजनेबल है, इसमें पत्नी पति के साथ नहीं रह सकती, तब भी पत्नी पति से अलग रहते हुए मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है। अदरवाइज अलग रह के मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, साथ में रह के ही मेंटेनेंस मिलेगा आपको। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? इसके बाद विधवा पुत्रवधू का भरण पोषण है। विधवा पुत्रवधू का अपने ससुर से भरण पोषण का कोई राइट नहीं है। विधवा पुत्रवधू यानी विडोड डॉटर इन लॉ जो है, आपका बेटे की डेथ हो गई है तो जो उसकी पत्नी है वो विडोड डॉटर इन लॉ है, उसका अपने ससुर से राइट नहीं है मेंटेनेंस का लेने का कोई भी। वो चाहे तो मेंटेन करें चाहे तो ना करें, आप कोर्ट में जाके नहीं कह सकते कि इनको मेरे मेंटेनेंस देनी जरूरी है। केवल और केवल तभी ले सकती है विधवा पुत्रवधू जबकि एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रही हो और विधवा पुत्रवधू ने उसमें कोई भी पार्ट ना लिया हो, कोई शेयर ना मिला हो, सारा का सारा शेयर ससुर के पास चला गया है या किसी और के पास चला गया है, देन यू कैन टेक द मेंटेनेंस फ्रॉम दैट पर्सन। अदरवाइज आपको मेंटेनेंस का कोई राइट नहीं है। ठीक है, बालकों और वृद्ध जन को, बालक यानी बच्चे, लड़का और लड़की 18 साल से पहले जो हैं कम के हैं तो उनको अपने पिता माता से भरण पोषण का राइट प्राप्त है। लड़की की जब तक शादी नहीं होती है वो तब तक भरण पोषण ले सकती है, और लड़का जैसे ही 18 साल का हो जाएगा उसका भरण पोषण का राइट समाप्त हो जाएगा। वृद्ध माता पिता हैं जो अपना भरण पोषण स्वयं नहीं कर सकते, उनके बच्चे उनका भरण पोषण करने के लिए दायित्वाधीन है। बेटा और बेटी दोनों पे बराबर का दायित्व है कि वो अपने माता पिता का भरण पोषण करें। क्लियर है? धारा 21 में आश्रितों का भरण पोषण आता है। आश्रित, जब एक व्यक्ति मर गया तो उसके जो भी आश्रित हैं, जो हमने पढ़ा माता पिता बच्चे और पोते पोती नाती सब आते हैं, ये सब उसके आश्रित हो सकते हैं। उनका भरण पोषण वो व्यक्ति करेगा जिसको भी उसकी सारी संपत्ति मिली है। अगर मुझे आपकी कोई संपत्ति नहीं मिली है तो मेरा कोई दायित्व नहीं है कि मैं आपके आश्रितों का भरण पोषण करूं। अच्छा, मेंटेनेंस का अमाउंट कुछ भी हो सकता है, देयर इज नथिंग कि इतना ही होगा, उसके लिए कोर्ट कुछ भी दिलवा सकता है। ये पक्षकारों की स्थिति पर निर्भर करेगा कि उन्हें कितना मेंटेनेंस मिलेगा, कितनी आमदनी है, कैसा रहन सहन है, ये सारी चीजें आपकी डिसाइड करेंगी कि आपको मेंटेनेंस कितना मिलेगा। क्लियर है? दैट इज मेंटेनेंस। इसके बाद केवल आपका एक उत्तराधिकार रह गया है। उत्तराधिकार में काफी टाइम लगेगा, फिर भी मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। रिकॉर्डिंग हो रही है। उत्तराधिकार है दैट इज कि आप जो हैं उत्तराधिकार में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और सेपरेट प्रॉपर्टी, दो तरह की प्रॉपर्टी है। जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में राइट, जो उत्तराधिकार है, उत्तराधिकार में धारा 6 से शुरू होता है। उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 बताती है कि जो सैदाई की संपत्ति है, सैदाई की संपत्ति यानी कोपाशनरी प्रॉपर्टी, जो हम लोग हिंदू लॉ में पढ़ते हैं ना, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, दादा दादी की और पुरानी जो प्रॉपर्टी चली आती है, उसमें आपको जन्म से पैदा होते ही हित मिल जाता है, पैदा होते ही आधी प्रॉपर्टी आपकी हो गई है, एक हिस्सा आपका हो जाता है उस प्रॉपर्टी में। तो जैसे ही आप पैदा होंगे उसमें एक हिस्सा आपको मिल जाता है। तो दिस इज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। उसके लिए धारा 6 बताई गई है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में पहले लड़कियों को कोई हित नहीं मिलता था। एंसेस्ट्रल क्या, लड़कियों को किसी भी प्रॉपर्टी में कोई हित नहीं था 1956 के पहले, बाद में कुछ हित मिला। एंड आज की डेट में 2005 के अमेंडमेंट के द्वारा लड़की और लड़के में कोई डिफरेंस नहीं रह गया है। लड़के और लड़की को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो या आपकी अपनी कमाई हुई प्रॉपर्टी हो, दे हैव सेम राइट्स, सेम ड्यूटीज एंड एवरीथिंग इज सेम। तो आज की डेट में अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी है और लड़की भी है तो लड़के और लड़की का सेम राइट है, सेम प्रोपोर्शन है, कोई इसी का कम या किसी का ज्यादा नहीं है। पहले लड़कियों का बहुत कम होता था और उससे पहले तो होता ही नहीं था। आज की डेट में दीज आर द सेम, एकदम सेम कर दिया गया है उत्तराधिकार। और लड़के और लड़की को उत्तराधिकार जन्म से मिल जाता है। जैसे ही लड़का पैदा हुआ जन्म से एक हित हो गया उसका, इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में। ऐसे ही लड़की का भी जैसी ही लड़की पैदा हुई उसको उस प्रॉपर्टी में एक इंटरेस्ट मिल गया, अब उस प्रॉपर्टी में से एक हिस्सा उसका हो गया। तो दैट इज एंसेस्टर प्रॉपर्टी, सैदाई की प्रॉपर्टी, जिसमें लड़के और लड़की दोनों को जन्म से हित दे दिया गया है।
जो स्व अर्जित संपत्ति होती है उस संपत्ति में नहीं मिलता है। वो पति मतलब जिसकी भी है वो चाहे तो उसकी विल कर दे, चाहे कुछ भी कर दे। देयर इज नथिंग कि आप उसको ऐसा नहीं पूछ। ठीक है, उत्तराधिकार पढ़ के देख लीजिएगा, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। अब आप अपने सवाल पूछ सकते हैं मुझसे। मैम मनु वाला जरा एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, अच्छा, पार्टीशन रह गया आपका। यस मैम। एक्चुअली पार्टीशन अब आज नहीं हो पाएगा, अगर कल देखूंगी, अगर मैं लेक्चर ले पाई तो कल ले लूंगी। पार्टीशन क्या होता है कि आप जो है हिस्से बांट जो होती है, जो घरों में भाइयों में, पिता और बच्चों में जो हिस्से बांट होती है, दैट इज पार्टीशन। ठीक है, तो जो मनु ने कहा है कि शादी एक बार होती है, बंटवारा एक बार होता है, और पिता एक बार कहता है मैंने दिया, है ना, वही तो चीज है। बंटवारा एक बार क्यों होता है? क्योंकि बंटवारा आप रीओपन नहीं करा सकते थे। एक बार बंटवारा हो गया तो आपका बंटवारा हो गया, अब आप साथ में नहीं आ सकते। हालांकि बंटवारे में भी रीओपन कराने के ऑप्शन है कि अगर बंटवारा सही नहीं हुआ है तो आप उसको रीओपन करा सकते हैं कुछ कंडीशंस में, या आप पुनर्मिलन भी, रीयूनियन का भी ऑप्शन है। तो ये जो मनु का कथन है ना, ये पूरी तरह सही नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी हद तक सही है, क्योंकि अगर बंटवारा हो गया तो आपकी स्थिति समाप्त हो गई, अब आप अलग अलग हो गए। अब आप रियूनियन करोगे तो करोगे, वरना आपके हिस्से बिल्कुल अलग अलग हैं। अब आप दूसरा एक व्यक्ति मर जाए तो उसकी संपत्ति आपको नहीं मिलेगी, उसके उत्तराधिकारियों में चली जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जो कन्यादान होता था, तो कन्यादान में आदमी एक ही बार तो कहता था दान करा मैंने, तुम्हें अपना पेन दे दिया, तो अब वो पेन मेरा थोड़ी रहा, अब वो तुम्हारा हो गया। ऐसे क्योंकि लड़की भी एक वस्तु थी, लड़की का दान कर दिया, तो कन्यादान, क्योंकि डिवोर्स नहीं था, विवाह विच्छेद नहीं था 1956 से पहले, लड़की दूसरा विवाह भी नहीं कर सकती थी और डिवोर्स भी नहीं था, तो इसीलिए विवाह एक बार होता था केवल। तो वहां पे इसीलिए उन्होंने कहा कि विवाह एक बार होता है, दान कन्यादान एक बार होता है, दोबारा नहीं होता है। इसलिए पिता एक ही बार कहता है मैंने तुम्हें दिया, दोबारा नहीं कहेगा। बंटवारा एक बार होता है, गिफ्ट एक बार होता है, और विवाह में दान भी एक बार दिया जाता है, कन्यादान भी। आप दोबारा नहीं कर सकते, दोबारा करोगे कहाँ से जब वहां पे डिवोर्स का कंसेप्ट ही नहीं है। पति मर भी जाए तब भी वो पत्नी शादी नहीं कर सकती थी, तो शादी लड़की के लिए जब दूसरी शादी ही नहीं हो रही है तो कन्यादान दोबारा से कहाँ से करोगे? अब पति का तो कन्यादान हो नहीं रहा है। अगर लड़के का कन्यादान हो रहा होता, क्योंकि लड़का 5, 10, 15, 20, 50, 100 कितनी भी शादियां कर सकता था, तब आप कन्यादान एक से अधिक बार कर सकते थे। बट क्योंकि लड़की एक ही शादी कर सकती थी, चाहे पति मरे चाहे कुछ भी हो, पति 100 बीवियां रखे, 100 के जा जाके सोए, पत्नी किसी और से शादी नहीं कर सकती थी किसी भी कंडीशन में, पत्नी डिवोर्स नहीं ले सकती थी। दैट्स वाई पत्नी को कभी आप कन्यादान दोबारा कर ही नहीं सकते थे। बट आज की डेट में नहीं सही है, क्योंकि कन्यादान दोबारा भी हो सकता है, डिवोर्स हो जाएगा, कन्यादान दोबारा कर लो, शादी करी मैम मनु को से कन्यादान हो सकता है, तो कन्यादान आज की डेट में दोबारा हो सकता है। पार्टीशन भी रीओपन हो सकता है, खोला जा सकता है दोबारा से, या हम वापस पुनर्मिलन यूनियन कर सकते हैं, इसलिए पार्टीशन भी हो सकता है। एंड दान में भी अगर आपके साथ कपट कर दिया गया है, जबरदस्ती दान लिखवा दिया गया, तो दान भी वापस हो सकता है। बट दैट इज नॉट इजी, सामान्यतः एक ही बार किया जाता है। इसलिए मनु का यह कथन किसी हद तक सही है, बट वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 100% सही नहीं। आपको यही देना है इसका आंसर। ठीक है, और मैम कोई और सवाल? इसमें मैम जो थर्ड ए का पार्ट है 1955 से पहले वो विवाह की पत्नी रहते हुए 1955 के बाद किया गया विवाह, मैम ये वाइड होगा या वाइडेबल माना जाएगा? आप लोग बताइए, मैंने इतना सारा बोला, इतना सारा पढ़ाया है, किस लिए पढ़ाया? वैलिड होगा कि वाइड होगा, बताइए। एक व्यक्ति की 1955 से पहले एक शादी हो चुकी है, पत्नी जीवित है, 1957 आ गया, ये एक्ट पारित हो चुका 1955 में, अब वो दूसरी शादी कर रहा है। 1955 के वाइड हो बाद पहली जाएगा। शादी है, 1955 के पहले तो उसने 1955 के बाद तो अभी तक उसने कोई शादी नहीं करी, 1955 के बाद वो पहली शादी कर रहा है 1957 में, तो क्या माना जाएगा? वॉइड मानी जाएगी कि वैलिड मानी जाएगी? वॉइड मानी जाएगी मैम। क्यों?
मैम बिकॉज मैम जो पास हुआ है एक्ट वो 1955 के बाद हुआ है, बट जो शादी भी हुई है दूसरी वो भी तो मैम 1955 के बाद ही हुई है। हाँ, तो 1955 का एक्ट ये नहीं कह रहे कि 1955 के बाद आप पहली शादी करोगे फिर दूसरी शादी करोगे तो वर्ड होगी। इट सेड कि अगर आपका पति या पत्नी जीवित है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, दैट इज वर्ड। तो आपकी पति या पत्नी जीवित है ना, भले ही कभी भी शादी करी थी, तो बिकॉज आपकी पति या पत्नी जीवित है इसलिए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। या तो उसने डाइवोर्स ले लिया हो तब तो शादी करता तो वैलिड हो जाती, या पत्नी मर गई होती तो दूसरी शादी करता तो वैलिड हो जाती। बट क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है इसलिए दैट मैरिज इज वॉइड। ठीक है, एंड पनिशेबल ऑल्सो अंडर सेक्शन 17 आईपीसी की 494 495 में सजा हो जाएगी। यस मैम। और किसी बच्चे का कोई सवाल है? मैम एक बेसिक क्वेश्चन था, जो हिंदू लॉ हाँ। है उसमें जो मुस्लिम कम्युनिटी से जो फीमेल्स आती हैं उनके लिए डिफरेंट लॉ है या वो भी इसी के अंतर्गत आता है? सेम रहेगा, ऑलमोस्ट सेम रहते हैं ऑलमोस्ट क्यों सेम ही रहेगा, रूल्स क्योंकि वो सेशन हिंदू जो बनेगी भी तभी तो शादी करेगी। लेडीज के जो है? हिंदू बने बिना शादी कैसे करेगी? जी और हिंदू बन गई। नहीं नहीं, एक्चुअली मेरा जो सवाल है उससे नहीं है कि अगर कोई मुस्लिम लेडी हिंदू बन रही है, आई मीन जो मुस्लिम लेडीज हैं जैसे उसके अंतर्गत ये चीजें आती हैं, जैसे बच्चियत वाला प्रोसेस आपने बताया, और आपने मुस्लिम बताया लॉ कि लाइक भरण पोषण पति को अपने पत्नी घर दोनों करना। मुस्लिम, शादी कौन सी हुई है, हिंदू लॉ में हुई है कि मुस्लिम लॉ में हुई है शादी? मुस्लिम लॉ में हुई है। तो मैंने मुस्लिम लॉ नहीं पढ़ाया बेटा अभी। पति पत्नी भी मुस्लिम है? हाँ, तो मुस्लिम लॉ अच्छा नहीं हाँ, पढ़ाया वही मैंने अभी। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि लाइक जो फीमेल, हाँ हाँ, तो जो फीमेल्स हैं मुस्लिम मतलब वो लॉ दोनों मत घुसाओ, कैटेगरी मुस्लिम डिफरेंट लॉ डिफरेंट मत है। घुसाओ, हिंदू मुस्लिम लोग के लॉ भी नहीं अगेंस्ट पढ़ा रही बेटा। किसी मुस्लिम के लिए अच्छा, कोई भी शब्द नहीं बोला है मैंने अभी इसमें। नहीं नहीं, मैं बेसिक नॉलेज के लिए पूछ रहा था कि जो हाँ, बेसिक मुस्लिम नॉलेज भी भूल फीमेल्स जाओ, अभी होती है। मुस्लिम लॉ मत घुसाओ इसमें। अच्छा बेटा, ये जितना ठीक भी कुछ ठीक, बताया गॉट ना इट। ये हिंदू लॉ का है केवल। हिंदू लॉ का है, गॉट इट। हाँ हाँ, दोनों पक्षकार हिंदू हैं तभी लॉ अप्लाई हो रहा है। अच्छा, अभी मुस्लिम लॉ कन्वर्ट नहीं हुए हैं ना, मुस्लिम लॉ के लिए कोई भी वो नहीं हुआ है, लेजिस्लेशन नहीं हुआ है मुस्लिम लॉ का। सीसीसीसी नहीं लगाया है अभी, जी जी, कॉमन सिविल कोड नहीं आया है। अच्छा। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। हाँ, ओके ओके, अब पूछो सवाल और। एक्सक्यूज मी मैम, ओके मैं ये कह रहा था कि ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स और सेक्रेमेंटल नेचर है मैम, उसमें जो हमारी तीन होती है, परमानेंट यूनियन, इटर्नल यूनियन और मैम होली यूनियन जो है। बट मैम जो हमारा ये कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर होगा मैम, उसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी इसके अंदर मैम? कौन सा कॉन्टेक्चुअल नहीं था, क्या पूछ रहे हैं सवाल? किस चीज से रिलेटेड सवाल पूछ रहे हो बेटा? मैम मैं सेक्रेमेंटल और इससे पूछ रहा हूँ, कॉन्ट्रेक्चुअल से मैम हाँ, तो वो रिलेटेड। तो शादी की बात कर रहे हो ना, विवाह। तो ये तो मैंने यस बताया मैम। था, बहुत डिटेल में बताया। सेक्शन 5, 9, 10, 7 सब देते हुए लिखोगे। सेक्शन 5 में एसेंशियल कंडीशंस ओके बताई मैम। गई हैं, ठीक है। बट सेक्शन 7 में संस्कारों की बात की गई है। 9 और 10 विवाह को ओके। समाप्त नहीं कर रहा है, जोड़े रखने की कोशिश कर रहा है। 14 में 1 साल से पहले आप पेटिशन नहीं ला रहे हो। 13 में डिवोर्स आया है, बट द डिवोर्स इज नॉट फाइनल, यस आपका मैम। नहीं हो रहा है, तो दैट इज सेक्रामेंटल भी है। और कुछ तत्व कॉन्ट्रेक्चुअल आए हैं इसमें, बट दैट इज नॉट कि शादी पूरी तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल हो गई है। अच्छा, और कोई सवाल? मैम एक क्वेश्चन है मैम, थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसमें। मैम केसेस याद नहीं रह पा रहे हैं, किसमें ये क्या लिखना है, किसमें क्या नाम आएगा, ये ये चीज आपको भूल जा रहे हैं। शुरू से याद करने थे, अब याद करिए, वो तो रटने हैं आपको। बीच में आपको इस पेपर से ज्यादा किसी पेपर में छुट्टी नहीं मिली है बेटा। तो अगर आप इन पेपर में भी आपने होली खेलने में और घर में गुजिया और समोसे बनाने में, आवारागर्दी करने में निकाल दिए, तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है ना। आपने पढ़ने के लिए इतनी छुट्टियां थी, आपने मैम नहीं पढ़ाई करी है, तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। और केसेस याद करना सबके लिए डिफिकल्ट काम होता है, इट्स नॉट एन इजी टास्क। उसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि केसेस रटिए, केसेस को एग्जिगरेट कीजिए, उनको याद करने की कोशिश कीजिए। केसेस याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है उसको एग्जिगरेट करिए, किसी चीज से उसको जोड़ दीजिए, तब आप उन चीजों को याद कर पाएंगे। जैसे मैं इतनी सारे केसेस, इतने सारी धाराएं आपको किस लिए याद करा रही हूँ, एडॉप्शन में 6, 7, 8, 9, 10, 11 सब क्यों याद कराई? मेंटेनेंस 18 धारा, 18 में विवाह, पत्नी अपने पति से अलग रहते हुए मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है। ये धाराएं आपको याद हो जाए इसीलिए मैं इतनी बार बोल रही हूँ, है ना। धारा मैम 5 धाराएं तो लिखिए। फिर भी याद होती
क्लियर, तो केसेस मिक्स हो जा रहे हैं एक्चुअली मैम, बस ये प्रॉब्लम आ रही है किस हाँ, में कौन सा केस लिखना है वो याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी बेटा आपको। और कोई स्पेसिफिक सवाल जो जेन्युइन हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग चल रही है। बाकी वाले सवाल तो फालतू वाले आप बाद में करिए। अगर कोई जेन्युइन सवाल बचा हुआ है तो पूछ लीजिए।